नमस्कार दोस्तों मैं शिवम मिश्र। और जैसा कि आप सब लोग को पता है कि आज की हमारी जो क्लास है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 जो है आपका उसके संबंध में क्लास है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम, यानी कि जो हमारी यूपीएससी की परीक्षा है उसके प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, दोनों ही दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। और दूसरी तरफ हमारा एक पेपर आप जानते हो कि निबंध का होता है, ऐसे का होता है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे साक्षात्कार की, जो पर्सनालिटी टेस्ट आपका होगा, जो इंटरव्यू होगा, फाइनल स्टेज जो होगा, उसमें भी अगर इसकी समझ हमें अच्छी है, इस प्रश्न पत्र की समझ हमें अच्छी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स इसमें हमारे मेंशन किए गए हैं। जैसे कि शासन, आप भाई सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, तो सिविल सर्वेंट बन के आपको करना क्या है, आपका काम क्या होने वाला है? आपका काम ही यही होने वाला है, आपको शासन व्यवस्था का अंग बनना है। तो हमें समझ आनी चाहिए कि भाई हमारी शासन व्यवस्था किस तरीके से संचालित हो रही है। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए इसमें कि संविधान क्या है, तो बिना संवैधानिक मूल्यों को जाने, बिना संवैधानिक प्रावधानों को जाने हम जो है इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें कहीं ना कहीं शासन और संविधान दोनों की समझ अच्छी होनी चाहिए। राज्य व्यवस्था, जैसा कि माना जाता है, आप जानते हैं कि दो तरह की कार्यपालिका हमारे देश के अंदर कार्यरत रहती है। एक जो कि अस्थायी कार्यपालिका है, यानी कि टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जिसमें कि सरकार आती है। क्यों? क्योंकि हर 5 साल के बाद चुनाव होना है और कोई अनिवार्य नहीं है कि जो आज सरकार चल रही है वही सरकार या वही मंत्रिपरिषद दोबारा सत्ता में आएगा, दोबारा वो शासन कार्य संचालित करेगा। तो एक तो हो जाती है हमारी अस्थायी कार्यपालिका, जो कि राजनीतिक कार्यपालिका है, जिसमें कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद शामिल है। और दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका, यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो कौन निर्मित करता है? आप जैसे जो नए चुने जाने वाले या जो पहले से चुने जा चुके सिविल सर्विस के अंदर एग्जाम देकर चुने गए सिविल सर्वेंट्स हैं, यानी कि जो प्रशासक हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, वो उसका निर्माण करती है, स्थायी कार्यपालिका का। तो आपको करना क्या है? आपको सरकार की नीतियों को लागू करना है, आपको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो संविधान का हमारा उद्देश्य है उसको स्थापित करना है, उसको पूरा करना है। तो उसकी समझ इसमें आ जाएगी। सामाजिक न्याय, अब आप भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में अगर इतने अहम पद पे जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और आपके ऊपर पूरा दारोमदार है देश के विकास का और देश के लोगों के विकास का खास तौर पे, तो आपको जब तक सोशल जस्टिस का कंसेप्ट समझ में नहीं आता, जब तक इसके अंदर क्या मुद्दे शामिल है समझ नहीं आता, जब तक ये नहीं समझ आता कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित कैसे किया जा सकता है भारत के अंदर, सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कि सामाजिक अन्याय हुआ है या हो रहा है और उसको हमें दूर करना है और किस प्रकार से दूर करना है। और साथ में फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्यों? क्योंकि आज का जो विश्व है अगर आप देखेंगे तो वो एक एकीकृत समाज के रूप में कार्य कर रहा है, यानी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से प्रभावित नहीं हो रहा, या जिसका कि किसी न किसी देश के साथ या बहुपक्षीय तरीके से हम बात करें संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। तो हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो और हमारी जो बाह्य स्थिति है वो, इन दोनों में ही स्थायी कार्यपालिका यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो कि ब्यूरोक्रेसी से बनती है उसका अहम रोल हो जाता है। तो इन सारे सब्जेक्ट के अंदर जो आने वाले आपके सेगमेंट्स हैं उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब चरण हो परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या फिर हमारा साक्षात्कार हो, इन तीनों ही चरणों में, तीनों ही स्तरों पर इस पेपर का, इसके अंदर आने वाले टॉपिक्स का एक अपना ही अलग स्थान है। बहुत गहरी और बहुत अच्छी और बहुत ही स्पष्ट होनी अति आवश्यक है। ये एक रेफरेंस मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना
और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करना, दोनों में थोड़ा सा अंतर तो है ही। और ये जो थोड़ा सा अंतर है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण कह रहा हूं मैं, बताइए, कोई भी बता सकता है? बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। तो देखो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई आप कह रहे हो कि सर ये देश की सेवा है, ये अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है, आपके अपने तर्क हैं, बढ़िया है, अच्छा है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी कार्य आपको करना है ये उससे सीधे सीधे संबंधित है। यानी कि आपकी जो वर्क प्रोफाइल है, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, जो आपसे अपेक्षित है इस देश को, इस संविधान को, यहाँ के लोगों को, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि भाई नए प्रशासक आए, नए लोक सेवक आए और उनकी समस्याओं का निराकरण करें, उनके साथ एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके उनकी समस्याओं को दूर करें। उन सबकी अपेक्षाएं आपसे जुड़ी हुई हैं और वो सारी अपेक्षाएं इस विषय के अंतर्गत कहीं ना कहीं शामिल है। इसलिए ये महत्वपूर्ण। और दूसरी बात क्या है, यूपीएससी की परीक्षा जैसे मैंने कहा कि अन्य परीक्षाओं की तुलना में एक विशिष्ट स्थान रखती है। उसका कारण यही है कि यहाँ पे सिर्फ तथ्यों की समझ या तथ्यों की जानकारी अगर हम कहें वो पर्याप्त नहीं होता। अगर आपको इस परीक्षा में अच्छे स्थान लाने हैं, सफलता प्राप्त करनी है, जो कि ऑब्वियसली हमें करनी है मिलके, है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारी तथ्यात्मक जो जानकारी है वो भी दुरुस्त रहे। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी संकल्पनात्मक जो समझ है, कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ही उत्तम दर्जे की हो। तो उसको समझने के लिए हमें कंसेप्ट्स को समझना जरूरी हो जाता है। तो आज का जो विषय हम लोग ले रहे हैं इसके अंदर वो हमारा क्या होने वाला है, देखो, संघवाद लिखा हुआ है, यानी कि फेडरलिज्म। इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, फेडरलिज्म। अब ये विषय क्यों प्रासंगिक है, थोड़ी सी बात इस पे भी करते हैं, देखिए, है ना। ये इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि जब हम भारत की व्यवस्था को देखते हैं, भारत के शासन व्यवस्था को देखते हैं या यहाँ की पॉलिटी को देखते हैं, संविधान को देखते हैं, तो कई सारे प्रश्न उभरते हैं। जैसे पिछली कक्षाओं में हमने कंप्लीट किया बहुत सारे टॉपिक्स। जैसे हमने देखा कि भाई जो प्रस्तावना हमारी है उस प्रस्तावना के अंदर कई सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं, कई सारे ऐसी संकल्पनाएं हैं जिनको बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनको हम बिना समझे अपने उत्तर लिख नहीं सकते मेंस के, है ना। तो हमने उसमें पढ़ा कि भाई पंथ निरपेक्षता क्या है, धर्म निरपेक्षता क्या है, हमने पढ़ा समाजवाद क्या है, हमने पढ़ा लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो अवधारणा है वो क्या है, गणराज्य क्यों है भारत, कैसे माने कि गणराज्य है, क्या अंतर होता है गणराज्य होने और न होने में। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। हमने लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा की थी संविधान की प्रस्तावना से उठाकर, ठीक है। हमने न्याय की बात की थी कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाएगा। चार जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी हमने बात की थी, ठीक है। उसी तरीके से अब हमसे एक सवाल बनता है ऑटोमेटिकली कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत का जो संविधान है, उसकी प्रकृति कैसी है? क्या ये एकात्मक है, क्या ये संघात्मक है? तो जो चर्चा का मुख्य बिंदु है वो क्या है, कि भी मुख्य बिंदु ये है कि क्या भारतीय व्यवस्था जो है उसको हम एकात्मक समझें या फिर उसको हम संघात्मक समझें। तो ये एक प्रश्न है जो कि बड़ा ही जेन्युइन प्रश्न है जो कि हमसे पूछा जाता है। और यूपीएससी की परीक्षा में, खासकर जीएस के इस वाले पेपर में, यूपीएससी को इस विषय से घनिष्ठ प्रेम है, बार बार सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे आज, ठीक। और जब हम समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हम पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था संचालित कर रहे हैं या हमने संघात्मक व्यवस्था पूरी तरह से स्वीकार कर रखी है, या कहीं ना कहीं हम बीच की स्थिति में है, यानी कि दोनों के लक्षण हमारी संविधान की व्यवस्था में हमें दिखते हैं। ये हम समझेंगे चर्चा के द्वारा, ठीक। तो विषय क्या लिया हमने, संघवाद, फेडरलिज्म। अब इसके अंदर देखो क्या क्या मुद्दे हमें डिस्कस करने हैं, एक बारी ब्रीफ सिनॉप्सिस देख लो आप इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का, तो आपको आइडिया लग जाए कि इस विषय के ऊपर जो प्रश्न बनेंगे उनका दायरा क्या हो सकता है और इसकी अच्छी समझ बनाने के लिए हमें कौन कौन से बिंदु हैं जिनको अच्छे से जान लेना, समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो देखें अगर, तो एक टॉपिक इसमें हम लोग जो समझेंगे सबसे पहले वो यही है कि अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है संघवाद का। फिर दो टर्म्स आते हैं दिमाग में, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपके दिमाग में दो टर्म्स आएंगे। कोई भी आपसे पूछेगा कि भाई ठीक है, दो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, एक हो गया कन्फेडरेशन, एक हो गया फेडरेशन। तो कन्फेडरेशन यानी कि महासंघ, या जिसको परिसंघ भी कह दिया जाता है हिंदी में, और एक हो गया संघ जो फेडरेशन।
तो मोस्टली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जब हम राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर जो हमारी शब्दावलियां हैं, तकनीकी शब्दावलियां हैं, उनकी बात करेंगे, तो हम भारत की स्थिति के संदर्भ में हमेशा फेडरेशन की बात देखेंगे। फेडरेशन के रूप में डिस्कस किया गया है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, है ना। कोई कहेगा जी क्वासी फेडरल कंट्री है, कोई कहेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, आगे बात करेंगे उसकी। लेकिन फेडरेशन टर्म का यूज होगा, जबकि कन्फेडरेशन फिर क्या है ये भी समझना जरूरी होगा, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तीसरा टॉपिक जो इसके अंदर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए संघीय व्यवस्था के प्रारूप क्या है। अब हमें अगर संघ समझ आ गया तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो संघ है ये किस प्रकार से बन सकता है। क्या कोई एक ही तरीका है संघ बनने का, या दो तरीके हैं, या और भी तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर एक ही तरीका है तो फिर हम ये कहें कि विश्व के जितने भी देश हैं जहां पे कि संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, सब में एक ही बात होगी, सब में एक ही जैसे लक्षण होंगे, सब में एक ही जैसी व्यवस्था होगी। आप लोग क्या सहमत हैं इस बात से? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया का संघ हो, या अमेरिका का संघ हो, स्विट्जरलैंड का संघ हो, या भारत का संघ हो, या कनाडा का संघ हो, सब क्या एक ही जैसी यूनिफॉर्म व्यवस्था पे आधारित है? क्या ये सब जो लक्षण हैं सबके एक जैसे हैं इन देशों में? क्या जो राज्य और केंद्र के बीच संबंध है सब में एक जैसे हैं? क्या सब में एक बराबर शक्तियां बांटी गई हैं राज्यों और केंद्रों में? तो हमारा उत्तर क्या आता है, बताइए सब लोग जल्दी से, क्या उत्तर होगा इसका? अब चलिए साथ साथ चलना है आपको मेरे, है ना। तो रिस्पॉन्ड आप करते चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, समझने में। ठीक। और प्रश्न भी बनेंगे दिमाग में, दिमाग में प्रश्न बनने शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपको समझ आना शुरू हो गया। क्लियर हुई बात? उत्तर आ रहा है सबका, नहीं, बहुत बढ़िया। एक जैसी व्यवस्था नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ अंतर है। तो अंतर है इसका मतलब कि संघ के कई रूप हो सकते हैं। भारत भी संघात्मक राज्य हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों एक ही जैसी सिद्धांतों पर आधारित हो, दोनों में एक ही जैसी कार्यप्रणाली हो, दोनों में एक ही जैसे नियम कायदे फॉलो किए जाते हैं। तो वो भी देखेंगे हम लोग। इसके बाद बात आएगी कि भारतीय संघवाद और इसकी विशेषताएं क्या है। अब जब हम पहुंच जाएंगे अपने टॉपिक पे कि भाई संघ क्या है समझ जाएंगे, और संघ को बनाने के या संघ बनने के अलग अलग क्या प्रारूप हैं, क्या तरीके हैं, क्या सिद्धांत हैं, वो जान जाएंगे। तब हम आराम से डिफाइन कर पाएंगे कि इंडियन जो फेडरलिज्म है, जो भारतीय संघवाद है, जो भारत का संघ है, वो क्या है और उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि उसको एक संघ के रूप में स्थापित करती हैं, भारतीय संविधान को या भारतीय व्यवस्था को। फिर जैसे ही मैंने कहा था कि भाई एकात्मक और संघात्मक, अब संघ पे तो हमारा विचार बन जाएगा जब तक यहां तक पहुंचते पहुंचते। फिर सवाल उठेगा कि भाई संघ क्यों, एकात्मक क्यों नहीं। अब एकात्मक क्यों नहीं, संघ क्यों का उत्तर जानने के पहले यह जानना जरूरी है कि एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, कैसी होती है, क्या लक्षण होते हैं, और संघात्मक क्या होती है, कैसे लक्षण होते हैं, दोनों में क्या अंतर है। संघात्मक तो हम समझ चुके होंगे, जैसे ही एकात्मक समझेंगे अंतर हमें स्पष्ट हो जाएगा दोनों में। फिर हम आराम से चुन पाएंगे कि भारतीय व्यवस्था क्या पूरी तरह से एकात्मक है, या पूरी तरह से संघात्मक है, या जो अलग अलग बातें आती हैं इसके ऊपर, जो कि सीधे सीधे प्रश्न होते हैं मुख्य परीक्षा के। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स नहीं देख रहे हैं पेपर्स, तो देखना शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर की एनालिसिस जरूर देखिए, टॉपिक के साथ साथ देखिए। ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ लेंगे फिर अलग से देखेंगे, नहीं होता ऐसा। आप साथ साथ जब पेपर्स देखते चलेंगे कि भाई इस टॉपिक से क्या सवाल पूछे गए, उसका विश्लेषण क्या है, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है, तो आपकी आंसर फॉर्मेटिंग तैयार होती जाएगी। और आंसर्स भी लिखते चलिए मुख्य परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी आपकी। प्रारंभिक परीक्षा भी पूरी तरह से तथ्यों पर ही आधारित नहीं है, तथ्य ज्यादा है जरूर, लेकिन सिर्फ तथ्यों पर आधारित नहीं है। समझ की, अवधारणा की जांच वहां भी होती है ना, कि आपकी संकल्पनात्मक समझ क्या है, इसकी जांच प्रारंभिक परीक्षा में भी होती है। तो साथ साथ दोनों ही पेपर जो है, प्रारंभिक परीक्षा के भी और मुख्य परीक्षा के भी, आप ले लीजिए और देखते चलिए। तब आपकी तैयारी का आप देखेंगे गुणात्मक स्तर बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देखोगे जब पुराने प्रश्नों को ना परीक्षा में आए हुए, तो आपको बहुत आसानी से प्रश्न इस टॉपिक के दिख जाएंगे, और बहुत जल्दी जल्दी दिख जाएंगे, रिपीटेडली दिख जाएंगे। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा कि कोई भी स्टेटमेंट ले लिया जाएगा जो भारत के संघ के बारे में कहे गए कथन है अलग अलग लोगों के द्वारा। जैसे एक स्टेटमेंट आएगा कि भारत एक अर्ध संघीय राज्य है, संवैधानिक उपबंधों का हवाला देते हुए इस विषय के ऊपर अपने विचार व्यक्त कीजिए, ऐसा प्रश्न समझ लीजिए। या भारतीय संघ अर्ध संघीय है,
व्याख्या कीजिए, सिंपल। तो अब पहले प्रश्न में उसने कह दिया कि संवैधानिक उपबंधों का हवाला देते हुए करिए, दूसरे में नहीं कहा, लेकिन देना तो पड़ेगा दूसरे में भी। यानी फैक्चुअल सपोर्ट के बिना जो एनालिसिस आप करेंगे वो एनालिसिस कोरी कल्पना बन जाएगी। तो जब भी विषय के ऊपर हम लिखेंगे, चाहे सिर्फ पॉलिटी की बात नहीं है ये, किसी भी विषय, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी विषय के ऊपर जब सवाल आप हल करेंगे, लिखेंगे आप प्रश्न के उत्तर मेंस के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो विश्लेषण कर रहे हैं उसके पीछे आप थोड़ा थोड़ा फैक्चुअल सपोर्ट भी देते चलिए। जैसे इस विषय के संबंध में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, उनका रेफरेंस लेंगे, आर्टिकल्स हैं संविधान के, उनका रेफरेंस लेंगे, है ना। कई सारे आयोग है, समितियां हैं, संस्तुतियां उन्होंने दी हैं, सिफारिशें दी हैं, उनका हम रेफरेंस लेके चलेंगे, संदर्भ लेके चलेंगे, तो वो हमारे लिए एक फैक्चुअल सपोर्ट का काम करता चलेगा। तो ऐसे सवाल भी हम हल करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई हम किस तरीके की व्यवस्था चला रहे हैं। तो देखिए अगला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, एकात्मकता बनाम संघात्मकता। फिर इसके अंदर आएगी बात भारत की संघीय व्यवस्था में कौन कौन से एकात्मक तत्व हैं। यहाँ पहुंचते पहुंचते आपका दिमाग कुछ हद तक स्थायी होने लग जाएगा, इस विषय के ऊपर एक विचार आपके मन में बन जाएगा, और विचार कुछ ऐसा बन जाएगा जिससे कि ये वाला टॉपिक उभर के सामने आ जाएगा, ये प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। तो क्रम से चलेंगे हम लोग, बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही साइंटिफिकली पढ़ेंगे विषय को, जिससे कि एक नैसर्गिक प्रक्रिया का पालन करा जाए, ऐसा लगे कि हम एक नैसर्गिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से सीख रहे हैं, कोई इसमें जबरदस्ती का कृत्रिमवाद नहीं हावी हो रहा है ना, आर्टिफिशियल नहीं हो रहा, सब कुछ स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में स्थापित होता चला जाएगा। तो आ जाएगी बात कि भारतीय संघ जो है पूरी तरह से संघ तो है नहीं, इसमें कुछ ना कुछ एकात्मकता के भी लक्षण है, क्योंकि एकात्मकता क्या है हम समझ चुके होंगे, तो वो दिखने लग जाएगा, अपने आप उभर के सामने आएगा भाई, जिससे ऑल इंडिया सर्विसेज आ जाएगी दिमाग में, राज्यपाल की नियुक्ति आ जाएगी, और भी विषय आएंगे, पढ़ेंगे, वित्त आयोग आ जाएगा, है ना। और फिर हम देखेंगे भारतीय संघवाद की क्या समीक्षा की गई है, जिसके ऊपर सीधे सीधे प्रश्न मैंने आपको एक बताया, और भी तमाम बन सकते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव फेडरेशन कहा जाता है इंडिया के फेडरेशन को। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संघ जो है वो दरअसल सहकारी संघवाद पर आधारित है। तो सहकारी संघवाद क्या होता है ये भी समझ बनानी है हमें, और ये समझ बन चुकी होगी जब तक यहाँ पहुंचोगे आप, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर हम लोग आज की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यहां तक क्लियर है, सबको स्पष्ट है? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, फटाफट। आधे मिनट का समय लीजिए। यहां तक अगर बात आपको समझ आई, एक पृष्ठभूमि आपके दिमाग में अगर बनी इस विषय को लेकर, तो मुझे आप आदेशित करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न है मन में तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए, मैसेज आ रहे हैं लोगों के, सब ठीक है, बहुत बढ़िया है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। अब हमें क्या करना है ये हम समझते हैं। तो अब हम जो है क्रमशः आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि आप जब पढ़ें तो आपको इसमें साथ साथ मैं बताते भी चल रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, घर पे कैसे पढ़ना है ना, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। तो देखिए अब इस विषय की समझ बनाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि एक तरफ तो हमें संकल्पना की समझ होनी चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जो हमारा उत्तर लिखा जाएगा, और उसमें अगर हम पुट नहीं देंगे साक्ष्यों का, अगर उसमें हम लोग रेफरेंसेस नहीं लेंगे, किसका, तथ्य का, फैक्ट्स का, तो वो कहीं ना कहीं अप्रमाणित व्याख्या हो जाएगी, या ऐसा माना जाएगा कि आपने सुनी सुनाई बातें, हवा हवाई बातें लिख दी। तो साक्ष्य कहाँ है, प्रमाण कहाँ है, आपके उत्तर को बल कहाँ से मिलेगा, साक्ष्यों से मिलेगा, प्रमाणों से मिलेगा, तथ्यों से मिलेगा। तो तथ्य जो हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनकी भी हमें जरूरत है। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, देखिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें हम ये सारे जो प्रावधान हैं संविधान के, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ गैर संवैधानिक, संविधान के बाहर की चीजें भी हैं जिनका सपोर्ट हम, जिनका सहयोग हम ले सकते हैं अपने उत्तर को प्रमाणिक बनाने के लिए, उनकी भी चर्चा करेंगे जहां जहां जैसे जैसे आता जाएगा आवश्यकता अनुसार, ठीक है। जैसे देखिए अनुच्छेद 1 की बात करें, अब आपने संविधान का बेयर एक्ट ले रखा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, नहीं लिया है तो आज ले लीजिएगा जाके, पतली सी किताब आएगी बेयर एक्ट की, और वो बहुत जरूरी है। वो एक तरीके से समझ लीजिए कि भाई हनुमान चालीसा है, पूरा रामचरित मानस एक तरफ और हनुमान चालीसा एक तरफ, बात समझ आ रही।
कहते हैं ना कि भाई राम जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान जी को प्रसन्न कर लो, राम जी तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि ईश्वर है। हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, हमारे लिए ईश्वर है। तो अगर हम हनुमान जी तक अपनी बात पहुंचा दें, हनुमान जी के चरणों तक पहुंच जाएं, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी को चूंकि राम जी की कृपा प्राप्त है, तो उस कृपा के भागी हम भी बन जाएंगे। ठीक वैसी ही बात है। ठीक, यानी हमें पूरा संविधान समझना है तो डीडी बसु पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें सुभाष कश्यप पढ़ना पड़ेगा, हमें और भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। बहुत लोग लक्ष्मीकांत का नाम ले रहे हैं, है ना, तो लक्ष्मीकांत भी चलो पढ़ना पड़ेगा, बट लक्ष्मीकांत डायरेक्ट पढ़ने से बढ़िया है पहले आप जो है एनसीईआरटी पढ़िए। 11वीं की 2 किताबें हैं एनसीईआरटी की, बहुत अच्छे से पढ़िए उसको, बहुत क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। फिर आप आगे जाके जो स्पेसिफाइड बुक्स हैं डिजाइन्ड फॉर यूपीएससी, उन पे आइए। ठीक, डीडी बसु वगैरह पढ़िए, जो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, मतलब उस डीडी बसु से अच्छी मैं किताब नहीं मानता किसी और को। हालांकि मैं मानने वाला होता भी नहीं हूं, अपनी अपनी समझ की बात है। लेकिन हाँ, कुछ एक आप कह सकते हैं कि अगर पुस्तकों की बात करेंगे तो डीडी बसु प्रमाणिक है, लेकिन उसको समझने के लिए थोड़ी सी आपके अंदर व्याख्या की समझ हो कि किस चीजों को कैसे व्याख्यायित करना है, चीजों को कैसे अंतर संबंधित करना है, इंटरलिंक करना है, फिर ही वो समझ आएगी, अदरवाइज वो बाउंस करेगी। तो उसके पहले जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, और यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसकी समझ अच्छे से बनती जाए तो आपको शायद उसकी जरूरत ना पड़े। अगर पूरी क्लासेस आप कर ले जाओगे तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी डीडी बसु की, क्योंकि सारा निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं एक साथ, है ना। लेकिन फॉलो करते चलना पड़ेगा भाई। तो फैक्ट्स में देखिए, जैसे अनुच्छेद 1 है बेयर एक्ट, तुरंत आप चेक करेंगे जो जो अनुच्छेद जहां जहां आएगा बेयर एक्ट चेक करना है। इससे क्या होगा कि कई बार रिवाइज हो जाएगा, जब रिवाइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऐसे खोल के बैठोगे बेयर एक्ट की भी चलो आज से याद करेंगे हम अनुच्छेद 1 से लेकर 25 तक, तो याद तो करना मतलब वो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी, है ना। रटन अधिगम हो जाएगा, रट के सीखना हो जाएगा। तो रट के सीखने की आवश्यकता नहीं है, ना तो यूपीएससी उसको बहुत अच्छा मानता है, ना तो यूपीएससी उसके ऊपर आपको बहुत प्रतिफल देने वाला है रट कर सीखी गई बात को, है ना। तो देखिए रेफरेंस जहां है वहीं देख लोगे तो 2 3 4 बार में आपको उसका समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ हमें कैसे इस्तेमाल करने हैं तथ्यों को, और क्या कहा गया है किस बात के अंदर। अनुच्छेद 1 जो है वो राज्य भारत को परिभाषित करता है, कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो वही यूनियनिज्म आएगा अभी आगे, हम कहेंगे कि भाई फेडरेशन की बात कर रहे हैं, ये यूनियन लिखा हुआ है संविधान में, तो कुछ तो अलग बात है इसमें। तो वो सारी चीजें, तो रेफरेंस हमारा यहां से शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए अनुच्छेद 5 से 11, ये क्या है 5 से 11, भाग 2 है संविधान का जो कि नागरिकता संबंधी प्रावधानों से संबंधित है, इसकी जरूरत पड़ेगी। अनुच्छेद 124 से 147 आपको पता होगा क्या है ये है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के प्रावधान है। तो एकीकृत न्यायपालिका की जब हम बात करेंगे, रेफरेंस लेंगे कि भारत किस प्रकार से हम कहें कि संघ है, तो वहां पे हमें देखना होगा कि क्या हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है, हम कहेंगे हाँ है, तो उस आधार पे हम इसको संघ मानेंगे। लेकिन क्या हर राज्य में स्वतंत्र न्यायपालिका है क्या, हर राज्य में क्या सुप्रीम कोर्ट है क्या, नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका तो हर जगह है, लेकिन न्यायपालिका की जो संरचना है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, सेंट्रलाइज्ड है, मतलब ऊपर से टॉप टू बॉटम है। हर राज्य में अपना अपना सुप्रीम कोर्ट नहीं है, राज्यों में उच्च न्यायालय हैं, और उन सबका एपेक्स कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ये किधर ले जा रहा है भारत को, एकात्मकता की तरफ ले जा रहा है। तो दोनों लक्षण यहाँ से हमें समझ में आएंगे। पुनराविलोकन है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, हमारे न्यायालयों का अधिकार है कि किसी भी विधि को, किसी भी कानून को वो समीक्षा कर सकते हैं उसकी, अगर वो कहीं ना कहीं संविधान की मूल आत्मा जो है, संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान के जो आधारभूत लक्षण हैं, उनका वायलेशन कर रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है, उनके खिलाफ जा रहा है कोई प्रावधान, तो उस सीमा तक वो क्या हो जाएगा, अविधित हो जाएगा, यानी कि नलिफाई हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अवैध हो जाएगा। इसी तरीके से अनुच्छेद 148 से 151 का हवाला भी लिया जाएगा, जो कि सीएजी के बारे में है। सीएजी कौन होता है, जल्दी से बताइए। सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है वो भी एकीकृत है। वो राज्यों के जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि खाता बही है, राज्यों की जो अकाउंट्स हैं, राज्यों का जो एक तरीके से लेन देन है, जो बिजनेस है, बिजनेस इन द सेंस जहाँ पे कि आर्थिक लेन देन है, जहाँ पे कि राज्यों के राजकोष से धन के खर्च करने की बात है,
उसकी भी ऑडिटिंग वही कर रहा है और केंद्र सरकार की भी वही कर रहा है, जबकि इसकी नियुक्ति कहाँ हो रही है? केंद्र स्तर पे हो रही है। ये भी एक बात अपनी तरफ से कहेगा, आपको सपोर्ट देगा, जब आप कहोगे कि भारत जो है थोड़ा सा झुकाव रखता है एकात्मकता की तरफ। अनुच्छेद 155 ये गवर्नर के अपॉइंटमेंट का प्रावधान है सीधे सीधे। हालांकि गवर्नर के प्रावधान शुरू हो जाते हैं अनुच्छेद 153 से ही, लेकिन 155 इसमें गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करता है। राज्यपाल का जो नियुक्ति है राज्यपाल की, वो कौन करता है? बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? या राज्यपाल का इलेक्शन होता है? क्या होता है? इलेक्शन तो नहीं होता है ना। क्या होता है? नियुक्ति होती है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है अपने सील एंड सिग्नेचर से। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और उसकी मुहर से राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राष्ट्रपति कार्य करता है अनुच्छेद 74 आप देखोगे किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सदस्य होंगे, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे, वो कौन नियुक्त करेगा? वो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। भाई अनुच्छेद 75 है वो। अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है कि भाई मंत्रिपरिषद जो है वो जो सलाह देगी उसके अनुसार कार्य करेगा कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसको राज्यपाल बनाएगा? जिसको कि भारत की केंद्र सरकार चाहेगी। ये भी प्रावधान आपको सपोर्ट करेगा, तो ये हम देख लेंगे। और साथ में कुछ प्रावधान है, जैसे देखिए अनुच्छेद 280 है, ये वित्त आयोग के बारे में बात करता है, आप जानते हैं। तो जो राज्य और केंद्र के वित्तीय संबंध हैं, इन वित्तीय संबंधों के निर्धारण में वित्त आयोग की बहुत अहम भूमिका होती है। और समय समय पर वित्त आयोग गठित किए गए हैं, है ना। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कार्यकाल का मतलब इनकी सिफारिशें 5 वर्ष तक लागू होती हैं, फिर एक नया वित्त आयोग बीच में बन जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और वो नई सिफारिशें देता है। उसके आधार पर राज्य और केंद्र के बीच में वित्त का संबंध स्थापित होता है, उसका निर्देशों का पालन किया जाता है। अनुच्छेद 312 किसके बारे में आ जाता है? ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में आ जाता है, जिसके भाग आप बनना चाह रहे हैं, यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं। कितनी है अखिल भारतीय सेवाएं? फटाफट से बताइए, कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं भाई? 3 है। कौन कौन सी हैं? जल्दी से। हाँ बताइए। आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन है भाई? आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस। ये आईएफएस कौन सी है? इंडियन फॉरेन सर्विस है क्या? नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये। आईएफएस ये वाली जो है ये कौन सी है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसकी परीक्षा अलग से होती है। देखो, सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर ये शामिल नहीं है, इसकी परीक्षा अलग से होती है। हाँ, आईएफएस जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर शामिल है वो इंडियन फॉरेन सर्विस है, वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। वो भारत के सभी राज्यों में जाके सेवा नहीं देती, बल्कि भारत का प्रतिनिधित्व वो विदेशी स्तर पे, अन्य राज्यों के, अन्य देशों के स्तर पे भारत को नेतृत्व प्रदान करती है। इसलिए उसको हम इंडियन फॉरेन सर्विस कहेंगे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है ये भी यूपीएससी ही कराता है परीक्षा, और ये भी जो है राज्यों में सेवा देती है। इसलिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनकी प्रकृति भी हमें समझनी है, ये क्या सपोर्ट दे रही है। अनुच्छेद 324 क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग। अब भारत में देखो, निर्वाचन आयोग दोनों स्तर पे है, आप जानते हो, राज्य के स्तर पे भी होता है और केंद्र के स्तर पे भी। लेकिन केंद्र का जो निर्वाचन आयोग है ना, वही क्या करता है? चुनाव कराता है केंद्र के स्तर का भी, यानी कि लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, राष्ट्रपति का भी, और वही चुनाव कराता है राज्य के विधानमंडलों का भी। विधानमंडल क्यों कह रहा हूं मैं? आपको पढ़ाया था मैंने, याद होगा, है ना। 2 तरह की विधायिकाएं होती हैं, एक होती है यूनिकैमरल, एक होती है बाई कैमरल। जो नए बच्चे हैं सुन लें एक बार जल्दी से। यूनिकैमरल यानी कि जहां पे कि एक ही सदन होता है, जैसे दिल्ली मान लीजिए आप बैठे हो दिल्ली में, तो दिल्ली क्या है? यूनिकैमरल है। यहाँ की जो व्यवस्था है विधायिका की, वो कैसी है? यूनिकैमरल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। जबकि उत्तर प्रदेश में क्या है? विधानमंडल कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 हाउस हैं, बाई कैमरल है। ठीक वैसे ही है जैसे पार्लियामेंट है, वैसे ही राज्य में भी है। क्या है वहां पे? एक तो विधानसभा है और एक विधान परिषद है। एक तो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसलिंग हो गई विधान परिषद। तो जहां पे 2 हाउसेज होंगे वहां पे सिर्फ विधानसभा तो नहीं कह सकते हम लोग, तो क्या कहेंगे हम लोग? विधानमंडल कहेंगे। जैसे संसद कहने का मतलब हो जाता है कि आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कह रहे हो, और राष्ट्रपति भी शामिल है उसमें। ठीक वैसे ही विधानमंडल।
तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एमएलएज का भी चुनाव कराता है, एमएलसीज का भी कराता है और एमपीज का भी कराता है। तो ये भी एक केंद्रीकृत व्यवस्था की तरफ लेके जाता है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ लेके जाता है भारत की व्यवस्था को। अनुच्छेद 352, 56 और 360 ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, आपको पता होगा, आपात से संबंधित उपबंध हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, नेशनल इमरजेंसी की, जिसके 3 आधार हैं। 356 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की बात करता है, यानी कि संवैधानिक आपातकाल, जिसको राष्ट्रपति शासन भी आप समझ सकते हो, कह सकते हो। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है किसकी, सरकारिया आयोग की, जो न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1993 में आयोग बनाया गया था। बेसिकली उन्होंने सिफारिशें दी भारत के अंदर जो केंद्र और राज्य के संबंध हैं उनमें कैसे संतुलन लाया जाए, उनको कैसे बैलेंस रखा जाए, उनमें जो रोज रोज विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उन विवादों का निराकरण कैसे किया जाए, इस पर इन्होंने बहुत सारी अच्छी सिफारिशें दी हैं, संस्तुतियां दी हैं। तो उसका रेफरेंस भी बहुत आएगा, क्योंकि 356 का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है और इस पर दुरुपयोग से ज्यादा आरोप लगते रहते हैं कि 356 का दुरुपयोग हो रहा है। कब लगते हैं ऐसे आरोप, जब आप देखते हो कि केंद्र में सरकार किसी और की और राज्य में सरकार किसी और दल की है ना। और कई बार ऐसा हुआ है पहले इतिहास में, जहां पे कि या हालिया समय में भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में काम करता है और वो कई बार बायस्ड हो जाता है, और बायस्ड होके जो चुनी हुई सरकार होती है उसको कहीं ना कहीं बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कराने की कोशिश हो जाती है वहां पे। तो उसको रोकने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था और उन्होंने अपनी सिफारिशें दी हैं। तो 356 भी वित्तीय संवैधानिक आपातकाल, और 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल। तो ये सारी चीजों की स्थिति में भी आप देखोगे कि केंद्र को ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं, तो वो भी हम बात कर लेंगे। 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में है कि संविधान को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है इसके अनुसार। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकदमा है, जिसका निर्णय जो है 24 अप्रैल 1973 को आया, उसके बाद से ये तय किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई कुछ ऐसे पक्ष हैं हमारे संविधान के जो क्या है, संविधान की मूल आत्मा है या जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, आधारभूत तत्व हैं, उनमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है ना। भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता है, ये बाद में लागू होता है। मतलब जब से निर्णय आया उसके बाद कोई भी इस प्रकार का संविधान संशोधन अगर किया जाता है जो संविधान की मूल ढांचे को प्रभावित करता है या संविधान के आधारभूत तत्वों को प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है उसको। और अगर ऐसा पाया जाता है तथ्यात्मक रूप से कि हाँ ऐसा हुआ है, मूल जो संविधान की का मौलिक ढांचा है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कोई तत्व अगर इससे प्रभावित हो रहा है नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से, तो उस कानून को उस हिस्से तक जहां तक कि वो नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है किसी ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल को, उसको इनवैलिड या आप कह सकते हैं अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा उस कानून के उतने हिस्से को। या अगर पूरा कानून ऐसा कर रहा है तो पूरा कानून भी निरस्त हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो लागू होती है 368 पे। ये बात जो है हमें समझने के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को भी समझना पड़ेगा। और इसके पहले 1976 में जो संविधान संशोधन किए गए, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, वो भी, तो तमाम सारी चीजें हैं, इन सबको सीखना है। और सीखने का अलग अलग दायरा नहीं होगा, सीखने का एक ही दायरा होगा, यानी आपको इंटीग्रेटेड रूप में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का पालन करते हुए, मतलब कहने का क्या हुआ, एकीकृत दृष्टिकोण से पढ़ना है और बहुविषयी अप्रोच अप्लाई करनी है। बहुविषयी अप्रोच का मतलब कि भाई जो विषय जिस जगह से कनेक्ट हो रहा है उसको उसी समय कनेक्ट करके रिलेशनशिप बनाना है, कोरिलेट करना है, एसोसिएट करना है, साहचर्य स्थापित करने हैं। तो मस्तिष्क आपका बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर होता चला जाएगा, निखरता चला जाएगा, चीजें बेहतरीन रूप से समझ में आती चली जाएंगी। तो ये कुछ हो गया क्या, जो आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्या है, संबंधित संवैधानिक प्रावधान और तथ्य। संवैधानिक प्रावधान और तथ्य, इसको करेक्ट कर लीजिए, संवैधानिक होगा, संवैधानिक प्रावधान और तथ्य, इनका हम हवाला देंगे। ये ऐसे इकट्ठे मैंने आपको दे दिया एक आइडिया देने के लिए कि जब आप पढ़ेंगे तो आप भी इस तरीके से एक बना लीजिए
भले लास्ट में बना लीजिए या पहले बना लीजिए, तो इससे आपको रिवाइज करने की, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट को आपको पता रहेगा कि भाई इस वाले विषय में जो भी प्रश्न आएंगे उनमें इन संवैधानिक उपबंधों की आवश्यकता पड़ेगी मुझे अपने आंसर को वेरीफाई कराने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? अगर हो तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बात अपनी पढ़ने की। ठीक है, यहां तक थोड़ा सा सांस ले लीजिए। अब असली रणभूमि में आप आ चुके हो, अब हम लोग कंसेप्ट पे आ गए हैं। पृष्ठभूमि आपके मस्तिष्क में मैंने बना दी है। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर अब हम लोग इसको लेके कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, कि संघवाद होता क्या है। काफी कुछ मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बता दिया है, ताकि आपके लिए अब ये विषय परिचित हो जाए, अनफेमिलियर ना रहे, थोड़ा सा नोन हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, तो अब आप धीरे धीरे जो अज्ञात चीजें हैं, अननोन चीजें हैं, उसको सीख सकते हो, है ना। तो देखते हैं संघवाद क्या है। पहले हम बात करें अगर, तो देखें क्या है संघवाद, बताइए। देखो, इसमें दो शब्द हैं, एक तो है संघ और एक है वाद। जब कोई भी विषय आपको व्याख्या करनी हो, तो पहले उसमें जो शब्दों का जोड़ है ना, जो शब्दों की यौगिकता है, उसको तोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो संघ का मतलब समझ में आ जाए, वाद का मतलब समझ में आ जाएगा। वाद का मतलब क्या होता है? विचारधारा होती है, आप जानते हो, किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाता है ये, जैसे मार्क्सवाद, है ना, जैसे समाजवाद। ठीक, तो वाद का मतलब तो क्या हो गया? एक विचारधारा हो गई। और संघ का मतलब क्या हुआ? संघ का देखो शाब्दिक अर्थ जो होता है ना, वो होता है संधि या समझौता, संधि या समझौता करना। इसका जो लिटरल मीनिंग है, जो सिमेंटिक अर्थ है इसका, यानी जो शाब्दिक अर्थ है, वो क्या है? संधि या समझौता है। यानी कि एक ऐसी विचारधारा जो संधि या समझौते पर आधारित है, कह सकते हैं हम लोग, बहुत ही नटसेल में, बहुत ही बेसिक रूप में अगर बात करें। तो किसी लेमैन लैंग्वेज में अगर हमें कहना हो, अगर किसी सामान्य व्यक्ति को समझाना हो, तो हम कहेंगे कि भाई संघवाद देखो एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी विचारधारा है जो कि संधि या समझौते पर आधारित है ना। कि भाई हमने और आपने मिलकर एक समझौता किया है कि हम एक साथ क्या पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, है ना, सामाजिक न्याय के जो विषय हैं, मुद्दे हैं, ये सब पढ़ेंगे। ये समझौता है हमारे और आपके बीच में, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट के ऊपर आधार पर, कि भाई कुछ निर्णय सर आप ले लीजिए, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या विषय हमें बताने हैं, क्या हमें विषय नहीं काम के हैं उनको छोड़ देना है। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा जरूरी ये भी तो समझना है कि क्या नहीं पढ़ना है ना। पता ये होना चाहिए ना कि हमारा लक्ष्य क्या है, पता ये भी होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ है, और पता ये भी होना चाहिए कि वहां पहुंचने के 20 रास्तों में से कौन सा रास्ता सर्वोपरि है, कौन सा रास्ता सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि 20 रास्ते से हम एक जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन हर रास्ता जरूरी नहीं है कि उपयुक्त हो। कई सारे गलत रास्ते होते हैं, कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं, कई सारे रास्ते बहुत घुमावदार होते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, और कई सारे रास्ते बिल्कुल स्पष्ट और बहुत ही निर्देशित होते हैं, डायरेक्टेड होते हैं, गाइडेड होते हैं। तो ये आपने मुझे दे दिया छूट, मैंने आपसे उसी उसके बदले में क्या समझौता कर लिया कि भाई आप मेहनत से पढ़ोगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा पूरा ध्यान कक्षा में रहेगा आपका, मोबाइल नहीं ऑपरेट करोगे आप, जैसे अभी आप सबने बंद कर रखा है ना। और घर जाके जरूर इसको रिवाइज करेंगे, और इसके ऊपर अभ्यास प्रश्नों को आप लेंगे और उसको अभ्यास भी करेंगे उसका, यानी कि उत्तर लेखन भी करेंगे, और प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप अपनी समझ बनाएंगे। जहां समस्या होगी अगली कक्षा में आके आप उसको क्लियर करेंगे, डाउट्स अपने। तो निश्चित रूप से हम लोग अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। इसी तरीके का कुछ समझौता होता होगा जिस पर आधारित होता होगा संघवाद। ठीक, दूसरी बात इसमें देखो क्या निकल के आती है, दूसरी बात निकल के ये आती है कि भाई ये जो समझौता है, समझौतावादी जो विचारधारा है संघवाद, ये दरअसल किस चीज का समझौता है? जैसे मैंने तो एक एग्जांपल ले लिया आपके और हमारे बीच में पढ़ाई का जो समझौता है, पढ़ने लिखने का। ये जो समझौता है वो शक्तियों के बंटवारे का समझौता है। किसका समझौता है भाई? चूंकि राज्य व्यवस्था की बात हो रही है, तो शक्तियों के विभाजन पर आधारित समझौता है ये। क्योंकि यहाँ पे बात यही आएगी ना, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो यूनिट्स हैं, अलग अलग जो इकाइयां हैं शासन व्यवस्था की,
उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए पावर, उनको चाहिए सत्ता, उनको चाहिए प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी। किस लिए? ताकि जो भी उनके जिम्मे कार्य है, जो भी उनका उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है संविधान के द्वारा, जिसके लिए वो उत्तरदायी हैं लोगों के कल्याण के लिए, है ना? जैसे केंद्र सरकार, आप जानते हो कि भाई हमने चूंकि संसदीय शासन प्रणाली स्वीकार की है, और संसदीय शासन प्रणाली जो होती है वो वेस्ट मिनिस्टर पे आधारित है, जो ब्रिटेन में चलती आई है, वहीं से हम प्रभावित हुए। और संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार होती है वो क्या होती है? वो जनता द्वारा चुने गए जो सदन है उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी कि अगर हम सीधे सीधे बात करें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारत की जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य चुने गए हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन निर्वाचन से चुने जाते हैं। सीधे सीधे जनता वोट करती है, 18 साल से ऊपर के सारे लोग वोट करते हैं उसको। तो जनता का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? लोकसभा। और सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हो गई, यानी कि जनता का इनडायरेक्ट कंट्रोल सरकार पे है। आई बात समझ में? तो भाई जब कंट्रोल सरकार पे है, और सरकार मैंने कहा था कि दो तरह से है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। जो ये वाली सरकार है, जो जनता ने चुन के भेजी है लोकसभा में सदस्य, और लोकसभा के ही सदस्यों में से जिनका बहुमत है उन्होंने बनाई है सरकार, तो निश्चित रूप से उनको 5 साल बाद फिर जनता की अदालत में आना है, फिर से जनता के सामने अपने लिए अपना एक तरीके से स्वीकृति मांगने के लिए आना पड़ेगा, अप्रूवल लेने आना पड़ेगा। और अगर जनता के मुद्दों को इन्होंने पूरा नहीं किया, अगर जनता की अपेक्षाओं पे ये खरा नहीं उतरे, तो जनता इनसे सवाल पूछेगी, और ये जनता के सामने क्या लेके जाएंगे फिर कि भाई हमने क्या किया 5 साल। तो इसलिए इनको शक्तियां चाहिए। क्या शक्तियां चाहिए? कि भाई ये अपने हिसाब से कानून बना सकें, अपने हिसाब से कुछ विकास की योजनाएं ला सकें, उनको क्रियान्वित कर सकें। तो शक्तियों के विभाजन यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के ऊपर आधारित जो समझौता होगा, ऐसी समझौतावादी विचारधारा को ही हम लोग क्या कहेंगे? संघवाद कहेंगे। समझ आया नहीं आया? एक बार रिवाइज करो, इसको दोहराओ, एक बार अपने मन में बोलो। क्या कह रहे हैं हम लोग? हम लोग कह रहे हैं कि संघ का मतलब हो गया संधि या समझौता, वाद का मतलब हो गया विचारधारा, जो कहीं भी जुड़ जाता है तो भाई विचारधारा बन जाती है, जैसे मार्क्सवाद, समाजवाद, या फिर अन्य जितने भी आप देखोगे, संविधानवाद हो गया, कुछ भी। तो वहां पे वाद का मतलब क्या हो जाता है? विचारधारा। राष्ट्रवाद जैसे हम कह देते हैं कि भाई राष्ट्रीयता की जो विचारधारा है वो राष्ट्रवाद का जन्म करती है। ठीक है, अब ये जो समझौता है वो किस तरह का समझौता है? शक्तियों के विभाजन पर आधारित समझौता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो समझौता है हमारा, वो शक्तियों के बंटवारे पर आधारित हो। अब शक्तियों का बंटवारा मतलब पावर्स कह लीजिए, लेकिन पावर्स कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पावर जो होता है वो लेजिटिमेट हो जरूरी नहीं है। जो लेजिटिमेट पावर है उसको हम प्राधिकार कहते हैं। तो ध्यान रखना है, या तो आप शक्ति कहिए या आप क्या कहिए इसको? प्राधिकार। शब्दों में बहुत अंतर होता है, एक शब्द दूसरे शब्द से भिन्न होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं? हम एक चलताऊ भाषा में किसी भी शब्द के सिनोनिम्स बना लेते हैं, पर्यायवाची बना लेते हैं, लेकिन नहीं करना है ऐसा आपको, है ना? क्योंकि आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो। आपको हर शब्द के महत्व को समझना है, कहाँ पे कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है। ठीक? तो पावर तो भाई देखो, जो मसल पावर वाला आदमी है, जो बहुत ही डोमिनेंट आदमी है किसी समाज में, वो भी रखता है। पहले के जो राजे महाराजे होते थे वो भी पावर होता था उनके पास भी, जिसकी मर्जी गर्दन उतरवा देते थे, है ना? जिसको मर्जी सजा दे देते थे, जिसको मर्जी बिना सुने उनकी बात को फांसी लटकवा देते थे, बीच चौराहे पे मार देते थे, है ना? कई सारे देशों में ऐसी व्यवस्था आज भी है। लेकिन वो पावर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड हो जाता है, क्योंकि उसको लेजिटिमेशन जरूरी नहीं है कि प्राप्त हो। अगर प्राप्त हो गई लेजिटिमेशन यानी वैधता प्राप्त हो गई, तो जिन शक्तियों को वैधता प्राप्त हो जाती है वही क्या बन जाते हैं? प्राधिकार बन जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। वैलिडेट होने के बाद, यानी कि जैसे वैधता कैसे मिल सकती है? कानून से मिलेगी, है ना? कानून बना और कानून बन के शक्तियों को दे दिया गया किसी सरकार को, भाई ये शक्तियां हैं, आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो वो प्राधिकार बन गया सरकार का। जैसे संविधान है, अब संविधान में ही तो ये सारी बातें कही गई है ना जो हम पढ़ रहे हैं। संविधान में ही तो कहा गया ना कि भाई कुछ विषय है जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। केंद्र सरकार कानून तो बनाएगी नहीं, केंद्र सरकार का मतलब जो केंद्रीय विधायिका है यानी कि संसद है, वो कानून बना सकती है। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर कि राज्य की जो विधानमंडल होंगे, राज्य की विधानसभा होगी या विधान परिषद होंगे, तो दोनों एक ही होगी, तो विधानसभा कानून बनाएगा। आई बात समझ में? और अब तो चूंकि
त्रिस्तरीय सरकार की बात होती है, यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट शहरी क्षेत्रों में जो शहरी स्थानीय सरकारें हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में पीआरआईज हैं, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, यानी कि पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो त्रिस्तरीय संरचना है। तो अब तो शक्तियों का बंटवारा सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं है, बल्कि वो 3 लेवल पे है ना। तो बहुस्तरीय डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी बहुस्तरीय विकेंद्रीकरण है। तो शक्तियों या प्राधिकार की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, ध्यान से देखिए। एक एस्पेक्ट क्या हो गया इसका, सेंट्रलाइजेशन। एक एस्पेक्ट क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन, यानी केंद्रीकरण। केंद्रीकरण। और एक एस्पेक्ट क्या हो गया इसका, डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया, विकेंद्रीकरण कहेंगे इसको, ध्यान देखिएगा इसको, क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण। ठीक। अब कई बार बच्चे बात करते हैं तो कहते हैं जी एक आईएएस जो है अपने अधिकार विकेंद्रित कर देता है, दूसरे को नहीं करता। विकेंद्रीकरण या केंद्रीकरण की जब बात करेंगे तो हमेशा हम पॉलिटिकल पावर्स की बात करेंगे। जो एक प्रशासनिक अधिकारी अपने कुछ दायित्व या कुछ कर्तव्य या कुछ अधिकार अपने निचले स्तर के अधिकारी को सौंपता है, देता है, उसको डेलीगेशन कहते हैं, उसको प्रत्यायोजन कहते हैं। तो मैंने अभी कहा ना कि शब्दों का प्रयोग, अब कई बार हमें नहीं समझ आता, हम उत्तर लिख के आते हैं, मार्क्स नहीं आते, तो हमें लगता है हमने लिखा तो बहुत सही था। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअली तो हम क्लियर हैं, सही बात है, हम गलत नहीं लिख रहे, हम सही लिख रहे हैं, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग हमने कर दिया ना, वो गड़बड़ कर दिया। अगर हमें बात करनी थी भारत और राज्य सरकारों, यानी भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों के बंटवारे की, तो वहां पे हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन टर्म्स को यूज करेंगे। यानी वहां पे हम केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात करेंगे। केंद्रीकरण वहां जहां पे शक्तियों का केंद्रीकरण एक के पास है, विकेंद्रीकरण वहां जहां शक्तियां एक के पास नहीं है, बल्कि उनको बांट दिया गया है अलग अलग स्तरों पे। राज्यों में भी बांट दिया गया कुछ चीजें केंद्र को सौंप दी गई, वो विकेंद्रीकरण। वहां पे हम विकेंद्रीकरण की बात करेंगे। और जब यही प्रश्न हमारी शासन व्यवस्था में अगर प्रशासन के ऊपर आ जाएगा कि भाई कोई एक बड़ा अधिकारी जैसे आईएएस ऑफिसर है, अगर वो छुट्टी पे है, अगर वो कहीं और नियोजित हो जाता है कुछ समय के लिए टेम्परेली, तो उसके कार्य का जो दायित्व है वो कौन देखेगा? तो जस्ट उसके नीचे का जो एडीएम होगा या मान लीजिए एसडीएम साहब होंगे, वो अपने क्षेत्र में देखेंगे। तो क्या ये भी विकेंद्रीकरण है? हम लिख के आएंगे कि हाँ ये भी विकेंद्रीकरण है, क्योंकि हमारे दिमाग में बात सही है लेकिन हमने शब्द गलत लिख दिया। इसको हम डेलीगेशन कहेंगे, प्रत्यायोजन कहेंगे दूसरे वाले को, है ना। तो प्रशासनिक शक्तियों का जब हम एक तरीके से को सौंपते हैं किसी और को, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रत्यायोजन, जो कि टेम्परेरी होता है, जो कि कभी भी अंतिम नहीं हो सकता। जबकि जब शक्तियों को सौंपा जाता है दूसरे स्तर की सरकार को, तो वहां पे विकेंद्रीकरण कहलाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से स्थायी रूप से होता है और वहां पे द्वैध व्यवस्था नहीं रहती, यानी उस विषय के ऊपर जो राज्य को दे दिया गया उस पर केंद्र फिर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसीलिए भारत के संविधान में अनुसूची 7 की बात करेंगे तो आर्टिकल जो शेड्यूल 7 है हमारा, शेड्यूल कौन सा? 7, अनुसूची 7, इसमें आप जानते हो क्या है? इसमें विषयों का बंटवारा ही तो है। यूनियन लिस्ट है एक हमारे पास स्टेट लिस्ट है, और एक क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट है। ये भी बनानी पड़ी। इसको कहेंगे समवर्ती सूची, कॉन्करेंट को, इसको कहेंगे राज्य सूची, और इसको कहेंगे हम लोग संघ सूची या केंद्र सूची भी कह सकते हो आप, संघ सूची। तो संघ सूची में लगभग आप देखोगे 99 प्लस सब्जेक्ट्स हैं। राज्य सूची में आप देखोगे तो अराउंड 61 सब्जेक्ट्स हैं। और अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करेंगे तो अराउंड 47 पहले थे, बाद में 5 जो राज्य सूची वाले थे 1976 के संविधान संशोधन के बाद किस में आ गए? कॉन्करेंट में आ गए, तो ये हो गए 52। ठीक। इस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र स्तर की जो विधायिका है, यानी कि पार्लियामेंट है, संसद है, जो पार्लियामेंट है, या जिसको आप क्या कह सकते हो, संसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनाएंगे। राष्ट्रपति अपनी उस पर स्वीकृति देगा, तभी वो कानून बनेगा। स्टेट लिस्ट पे जो कानून बनाने का अधिकार है इन 61 विषयों पे, उस पे किसका अधिकार है? इस पे राज्यों का अधिकार है। जैसे आप मान लीजिए कोई कानून बन रहा है संचार को लेके, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेके, किसी अंतर्राष्ट्रीय नीति को लेके, ठीक है, सुरक्षा से संबंधित है, रक्षा से संबंधित है भारत की, तो वो कौन बनाएगा? वो राज्यों को तो नहीं दिया जा सकता अधिकार, वो केंद्र बनाएगा। ठीक है, संचार हो गया, प्रौद्योगिकी, और आप कह लीजिए कि रक्षा हो गया, ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण जो विषय हैं। स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर हम बात करें, जैसे कानून व्यवस्था का प्रशासन हो गया, है ना,
अब ये कौन लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा भाई? राज्य की पुलिस। जैसे अब देखते हो उत्तर प्रदेश पुलिस है, तो वो उत्तर प्रदेश के अधिनियम से संचालित है, यानी कि वहां पे जो कानून बनाने का अधिकार है, बदलाव करने का अधिकार है, वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा को और विधान परिषद को है, विधानमंडल को है, मतलब एक साथ बोले तो। और कॉन्करेंट लिस्ट में कानून दोनों बना सकते हैं। कौन कौन दोनों? यानी कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो भी, स्टेट की जो विधायिका है, राज्य की जो विधायिका है वो भी, और केंद्र की जो विधायिका है यानी कि संसद है वो भी। लेकिन दोनों जब बनाएंगे तो हो सकता है ऐसा कि भाई दोनों में आपस में मतभेद हो जाए, दोनों कानूनों में आपस में कहीं ना कहीं टकराव हो जाए। तो जब दोनों में टकराव होता है तो नियम क्या पालन किया जाता है? केंद्र वाले कानून को वरीयता दी जाती है, और उस हिस्से तक जहां तक वो केंद्र के कानून का उल्लंघन कर रहा है, राज्य का कानून अपने आप स्वतः क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। ठीक। तो ये शक्तियों के बंटवारा अब ये संविधान में दिया गया है, तो इसी आधार पे हम जो संघवाद है उसको समझ सकते हैं। यानी संघवाद क्या हुआ? अब आपको समझ आ रही है बात? धीरे धीरे बताते चलिएगा, कहीं समस्या आएगी तो भाई। संघवाद क्या हुआ? आप कह सकते हो कि संघवाद जो है कहीं ना कहीं शक्तियों के बंटवारे, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि शक्तियों के विभाजन या बंटवारे, शक्तियों के विभाजन पर आधारित संधि या समझौता से संबंधित विचारधारा है। क्लियर हुई बात? क्या है संविधान संघवाद? शक्तियों के विभाजन पर आधारित संधि या समझौता से संबंधित कोई विचारधारा है। इतना हमें समझ में आ गया, और इसके रेफरेंसेस भी हमने देख लिए कि कहाँ कहाँ फैक्चुअल हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं, जैसे कि शेड्यूल 7 की बात हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कर ली। ठीक है। और जो राज्य और केंद्र के संबंध हैं वो काफी हद तक इससे प्रभावित होते हैं, आप जानते हो, चाहे वो प्रशासनिक संबंध हो केंद्र राज्य के, चाहे वो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध हो, चाहे वो केंद्र राज्य के विधायी संबंध हो, तीनों ही कहीं ना कहीं इन्हीं शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा जो किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन जो किया गया है, जो विकेंद्रीकरण मैंने शब्द इस्तेमाल किया और आपको बताया कि भाई विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे जरूरी तो देखो क्या है ना, शब्दावलियों को आप एक लिस्ट बना के रखो, और हर एक शब्दावली का अपना जो महत्वपूर्ण मतलब है उसको ध्यान रहेगा। अगर आपको वो ध्यान रहेगा तो आप उत्तर लिखते समय में इसका सही शब्दावली का प्रयोग करोगे। सही शब्दावली का प्रयोग करने मात्र से ही आधा काम हो जाएगा, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि भाई आप कंसेप्चुअली क्लियर हो कि क्या टर्म कहाँ यूज करना है और उसका क्या मायना होता है। ठीक। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि संघवाद क्या है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़े, थोड़ा सा देखें आगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्या नहीं है? चलिए, अच्छी बात। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जब संघ हमें समझ आ गया तो महासंघ और संघ क्या होते हैं। तो देखो संघ तो हमने समझ ही लिया अभी अभी, है ना? संघ हमने समझ लिया। अब महासंघ यानी कि ये शब्द दरअसल अंग्रेजी के शब्दों की वजह से निकल के आ रहा था दिमाग में, तो आपको क्लियर करते चलना है कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कन्फेडरेशन और फेडरेशन, ये दो शब्द हैं इंग्लिश के, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो, जो कन्फेडरेशन है यहाँ पे दरअसल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें कि अलग अलग कंट्रीज हैं, है ना? यहाँ पे कंट्री के अंदर की बात नहीं है, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज हैं। जैसे लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र शक्तियां हैं, पूर्ण रूप से क्या है? स्वतंत्र। जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र इकाइयां हैं, शक्तियां हैं, शक्तियां या यूनिट्स, इकाइयां कहिए, राज्य राज्य कहिए, स्टेट्स कहिए। राज्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है? केंद्र। आपने पढ़ रखा है राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद, अगर हम बात करेंगे पार्ट 3 की, तो शुरू में जो दो अनुच्छेद हैं वो राज्य की परिभाषा से ही संबंधित हैं, विधि की परिभाषा से ही संबंधित है ना? ठीक है, अनुच्छेद 12 और 13। तो वहां पे हम जानते हैं कि राज्य का मतलब हो गया भाई कोई भी ऐसी एक व्यवस्था, ऐसा क्षेत्र जिसका एक निश्चित क्षेत्र है, जहाँ पे एक निश्चित निवास करने वाली जनसंख्या है, जहाँ पे एक तरीके से स्वतंत्र सरकार है। ठीक है, उसको हम राज्य कह रहे हैं। यहाँ पे राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं। यहाँ पे राज्य का मतलब सरकार है ना, कोई भी देश। यहाँ पे राज्य का मतलब क्या हो गया? कोई भी देश। ठीक। तो समझिए, पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र देश हैं या शक्तियां हैं या यूनिट्स हैं,
जब ये मिलकर विश्व के समक्ष अपने आप को एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में प्रस्तुत करना चाहती हैं, है ना, विश्व के समक्ष, यानी कि विश्व के साथ जो इनका संबंध है, भारतीय व्यवस्था की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, या किसी एक देश के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कुछ शक्तियां जो पूर्ण रूप से अपने अपने दायरे में स्वतंत्र हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो स्वतंत्र हैं, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, अपने अपने विधायी क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, लेकिन जो इनका ग्लोबल रिलेशनशिप है, जो इनका वैश्विक संबंध है, उसको सामने रखने के लिए ये क्या करती हैं, एक सूत्र में शामिल हो जाती हैं, ये एक समझौता कर लेती हैं आपस में, एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि भाई हम विश्व के साथ जो संबंध बनाएंगे वो एक साथ बनाएंगे, एकजुट होकर बनाएंगे। ठीक, एकजुटता आ जाएगी इनमें, एकजुट होकर ये क्या करेंगे, विश्व के साथ अपना संबंध स्थापित करेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एग्जाम्पल आ जाएगा यूरोपियन यूनियन का। देखिए, यूरोपीय संघ जिसको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, यूरोपीय संघ। ठीक, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन आप जानते हो कि भाई लगभग 27-28 देशों का 27 देशों का समूह है, जिसमें कि क्या है, जिसमें कि जो सारे देश वैसे तो स्वतंत्र हैं अपने अपने क्षेत्र में, है ना, यूरोप के अलग अलग देश हैं वो, लेकिन विश्व के साथ अब आपके पास अगर यूरोपियन यूनियन का वीजा है तो आप किसी भी देश में जा सकते हो। आपके पास अगर यूरो है, यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है, इन सबकी मुद्रा अलग अलग तो हो सकती है, जैसे ब्रिटेन की मुद्रा अलग है, पाउंड है, आप जानते हो, है ना, लेकिन यूरो भी चलता है। तो यूरो इन देशों में आपस में एक्सचेंज का माध्यम है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं कि भी आपको अगर फ्रांस से आप स्पेन में जा रहे हो या स्पेन से अगर आप ब्रिटेन में आ रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको मुद्रा का एक तरीके से एक्सचेंज करना पड़ेगा पहले, फिर आप ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप जो है यूरो का यूज करके आप कहीं भी किसी के साथ भी जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो इन सब ने अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बना ली, इन सब ने अपना एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ बना लिया कि विश्व के सामने हम एकजुट होकर प्रस्तुत होंगे, अपनी बातें एक साथ रखेंगे, इसको हम कहेंगे कन्फेडरेशन। इसी तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि 7 अलग अलग अरब देश हैं, लेकिन सातों मिलकर सामूहिक रूप से यूएई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूएई कहलाते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये तो कन्फेडरेशन की स्थिति हो गई। इसमें क्या है कि इसमें आंतरिक स्थितियों में कोई शक्तियों का बंटवारा नहीं हो रहा, आंतरिक जो प्रशासन है, देश के अंदर का जो प्रशासन है, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई कुछ राज्य होंगे, कुछ काम वो करेंगे, कुछ के उन राज्यों को प्रतिनिधित्व केंद्र देगा, ऐसी बात नहीं हो रही। सब अलग अलग देश हैं, स्वतंत्र देश हैं, और उन सब ने मिलकर एक अपना समझौता ज्ञापन कर लिया, एक अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया, एक संधि कर ली कि हम इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे ग्लोबल वर्ल्ड के सामने। और फेडरेशन क्या है, वो हम बात कर ही रहे संघ की, जहां पे कि केंद्र और राज्य की हम बात कर रहे हैं। केंद्र और राज्य कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रशासन की अलग अलग इकाइयां हैं एक देश के अंदर, ठीक है, राज्य भी है और केंद्र भी। अब केंद्र जैसे भारत है, तो भारत का जो अधिकार क्षेत्र है वो तो पूरी भारत भूमि पर है। राज्यों का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो अपने राज्य के जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं उस तक होता है। यानी कि राजस्थान की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए कानून नहीं बनाएगी जब तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार उससे ऐसा कहे, या जब तक कि उत्तर प्रदेश राज्य राजस्थान की सरकार द्वारा बनाए गए कानून को स्वीकार ना कर ले उत्तर प्रदेश की विधायिका, है ना। तो इनका हस्तक्षेप नहीं है एक दूसरे में। लेकिन भारत सरकार का जो कानून बनेगा वो उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा, राजस्थान में भी लागू होगा, हरियाणा में भी लागू होगा, तमिलनाडु में भी होगा, केरल में भी होगा। जम्मू कश्मीर में नहीं होता था तो वहां भी हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अभी उसकी सुनवाई भी होनी है, देखो 12 अप्रैल को, 12 जुलाई को, सॉरी, ठीक, 12 जुलाई से जो 5 सदस्यीय खंडपीठ है, संविधान पीठ है, न्यायमूर्ति जो हैं आपके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उनकी अध्यक्षता में प्लस 4 और जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं, तो 5 सदस्यीय संविधान पीठ है जो कि इस मुद्दे की सुनवाई करेगी। कब से, 12 जुलाई से, 12 या 14 जुलाई से, है ना। तो अनुच्छेद 370 की, तो कहने का मतलब कि पूरे भारत में लागू होगा। तो ये फेडरेशन हो गया, ये कन्फेडरेशन हो गया। तो इसमें अंतर भी क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपका, या कुछ रह गया, बताइए। इसका अंतर स्पष्ट हुआ सबको? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, संघीय व्यवस्था के प्रारूप क्या क्या हो सकते हैं। तो संघीय व्यवस्था के प्रारूप की अगर हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि भाई संघीय व्यवस्था किस प्रकार से बन सकती है, किस प्रकार से हो सकती है। ठीक, तो संघीय व्यवस्था के प्रारूप देखो
दो तरीके से देखे जा सकते हैं। आप अगर पूरी विश्व की व्यवस्था को देखेंगे तो आपको दो तरह से संघीय व्यवस्थाएं बनी हुई और कार्य करती हुई दिखाई पड़ेंगी। ठीक, कई जगहों पे आपको क्या दिखाई देगा, कई जगहों पे आपको दिखाई देगा कि भाई राज्य होंगे, ठीक है, और ये जो राज्य होंगे ये स्वतंत्र होंगे ज्यादा मात्रा में, और ये राज्य जो हैं, मान लीजिए कई सारे राज्य हैं और ये कई सारे राज्यों ने मिलकर आपस में एक समझौता किया कि यार हम लोग जो है अलग अलग जो अपने क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब हमें विश्व के साथ संबंध स्थापित करने हैं, तो हम सारे अपने अपने लिए अलग अलग समझौते थोड़ी करेंगे। भाई मान लीजिए पेंसिल्वेनिया अलग भारत से संबंध बना रहा है ना, ब्यूनस आयर्स अलग बना रहा है, कोई अलग बना रहा है, तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जानते हो कि अमेरिका में 50 देश है, मान लीजिए 50 राज्य हैं, सॉरी, अमेरिका में 50 राज्य हैं, और वो 50 राज्य अगर अलग अलग विश्व के साथ संबंध बनाएंगे तो कितनी सारे लेटर, कितनी सारी ट्रीटीज उनको साइन करनी पड़ेंगी, है ना, और सारे राज्य बार बार एक ही काम के लिए अलग अलग परिश्रम कर रहे होंगे, अपने कम ध्यान दे पाएंगे अपने राज्य की व्यवस्था पे वो। तो उन्होंने क्या किया, एक समझौता बनाया और कहा कि एक हमारी सरकार होगी केंद्र स्तर पे, जिसको उन्होंने क्या कह दिया, यूएसए कह दिया, जिसको उन्होंने क्या कह दिया, अमेरिका के एग्जाम्पल को अगर हम लें तो यूएसए कह दिया, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यानी स्टेट्स तो पहले से हैं, बाद में वो यूनाइट हो गए, यानी क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, स्टेट्स तो पहले से हैं, जब ये स्टेट्स यूनाइट हो गए तब ये क्या बन गए, यूनाइटेड स्टेट्स बन गए, और नाम क्या दे दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक व्यवस्था ये है, ठीक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी व्यवस्था है जहां पे कि राज्य पहले से हैं और राज्यों ने मिलकर एक समझौता किया और खुद को यूनाइट कर लिया, ठीक, खुद को क्या कर लिया, यूनाइट कर लिया और एक केंद्र बना दिया। तो इसकी संरचना कैसी हो सकती है, इसकी संरचना ऐसी हो सकती है, भाई मान लीजिए ये राज्य हैं, ये सारे राज्य हैं और इन सब ने मिलकर निर्माण कर दिया किसका, केंद्र का। तो निर्माण कौन कर रहा है, राज्य कर रहे हैं, ये ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि यार जब राज्य निर्माण करेंगे केंद्र का, तो आप बताओ ज्यादा शक्तिशाली कौन है, मतलब ज्यादा शक्तियां किसके हिस्से होंगी, ज्यादा पावर्स कौन एक्सरसाइज कर रहा होगा अपने कार्य क्षेत्र में, ज्यादा मजबूत कौन होगा यहाँ पे, यहाँ पे मजबूत ज्यादा कौन होंगे, राज्य होंगे। ये जब चाहेंगे केंद्र से अलग हो सकते हैं, ये जब चाहेंगे केंद्र से क्या हो सकते हैं, अलग, क्योंकि भी समझौता किया हुआ है इन्होंने, समझौते के आधार पर यूनाइट हुए हैं। अब कोई ये कह सकता है कि मैं इसमें नहीं रहना चाहता, मैं अलग रहना चाहता हूं, तो रह सकता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे राज्य ज्यादा स्वतंत्र होते हैं तुलनात्मक रूप से दूसरे प्रारूप के। अभी दूसरा प्रारूप हमने पढ़ा नहीं, अभी पढ़ेंगे, ठीक। ये समझ आया कि नहीं आया, समझो, फिर से बात करें। अब इसका रेफरेंस लेना है अगर आपको, तो आप अमेरिका की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो आप जानेंगे कि अमेरिका जब आजाद हुआ किससे, ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहा जाता था, जब अमेरिका ब्रिटेन से आजाद हुआ तो 13 राज्य थे अमेरिका के, कितने राज्य थे, 13 राज्य थे। इन 13 राज्यों ने मजबूत एक सरकार बने इसके लिए आपस में समझौता किया और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया। बाद में राज्य बढ़ते गए और वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे तो ये 13 राज्य बढ़ के कितने हो गए हैं, 50। और ये 50 स्टेट्स जो होते हैं, ये 50 स्टेट्स मिलकर यूएसए की सरकार का निर्माण कर रहे हैं। अब इसीलिए जब केंद्र का निर्माण राज्यों ने किया है तो ऑब्वियसली जो निर्माता है वो ज्यादा पावरफुल है, इसमें तो कोई समझने वाली बात बहुत सिंपल सी है ना। तो एक तो ये वाली प्रारूप हो सकती है, ये वाली व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। ये दूसरी तरफ दूसरी व्यवस्था क्या है, देखिए दूसरी व्यवस्था इसके ठीक विपरीत है, जहां पे कि जैसे मान लीजिए हम कहें कि भाई एक केंद्र है, इसने क्या किया कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, शासन की सुविधा की दृष्टि से इसको लगा कि भाई कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और वहां पर अकेले पूरा कार्य, पूरे देश का कल्याण करना, पूरे देश में विकासात्मक योजनाएं लागू करना, उसको मॉनिटर करना, उसको एक्सरसाइज करना, पूरे देश के लिए कानून की व्यवस्था करना, कानून बनाना, उनको लागू करवाना, समय पे न्याय की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें करना एकमात्र सरकार के भरोसे तो नहीं हो सकता। तो केंद्र ने क्या किया, यानी एक केंद्र सरकार तो रही, साथ में इन्होंने शक्तियों को क्या कर दिया, पावर्स को बांट दिया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, बंटवारा हो गया। किसका हो गया बंटवारा, शक्तियों का, जो मैंने कहा था पहले। वहां पे भी हुआ, वहां पे राज्यों ने अपनी कुछ कुछ शक्तियां देकर एक केंद्र की रचना की,
वहां पे भी क्या हुआ, शक्तियों का बंटवारा हुआ, लेकिन वहां पे राज्य जो है, ये जो राज्य थे उन्होंने क्या किया, इन्होंने शक्तियों का बंटवारा किया, किसको दिया, केंद्र को दिया कुछ कुछ शक्तियां, और कहा कि एक केंद्र सरकार बना देते हैं। तो यहाँ पे स्टेट्स ने यूनियन बनाया, और यहाँ पे यूनियन जो है वो क्या कर रहा है, स्टेट्स बना रहा है। ठीक है, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह सकते हो या स्टेट कह सकते हो, राज्य कह सकते हो। आई बात समझ में? अब जैसे भारत की व्यवस्था देख लीजिए। अब भारत की व्यवस्था क्या अमेरिका जैसी है या अलग है? अब समझिए, अमेरिका आप समझ चुके हो। तो संघ बनने के दो प्रारूप आपके सामने हैं। एक प्रारूप जो पहले आपने डिस्कस किया अमेरिका के उदाहरण से, दूसरा प्रारूप ये रहा। आप सोच के बताइए कि भारत की व्यवस्था किसमें आएगी, दूसरे प्रारूप में या पहले प्रारूप में? आंसर क्या होगा आपका? ऑब्वियसली आंसर आपका जो होगा ये दूसरा वाला प्रारूप होगा। क्यों होगा दूसरा वाला प्रारूप? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ राज्य केंद्र का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो भारत में अब तक पता चलता है 550 से ज्यादा राज्य होते हैं। अब आप पूछोगे सर ये क्यों कह रहे हो आप, 550 कैसे हो जाते? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब भारत आजाद हुआ ब्रिटेन से, तो आप जानते हो कि बहुत छोटे छोटे भूभाग को लेके कई सारे राजा महाराजा, कई सारे नवाब, ये लोग अपना अपना रियासतें बना के बैठे हुए थे, है ना? और इनकी संख्या 550 से ऊपर ही थी। तो अगर उनको उतनी मजबूती होती, अगर उनके ऊपर छोड़ दिया जाता, तो ऑब्वियसली वो कभी भी, आज भी जैसे कई जगहों पे आप देखो अलग राज्य की मांग उठती रहती है ना, या भारत से अलग होने की मांग उठती रहती है। कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि अराजक तत्व होते हैं, कुछ ऐसे आप देखते हो कि भाई जिनके ऊपर सेडेशन का केस भी चलता है, देशद्रोह का केस भी चलता है, जो बार बार बात करते हैं कि आजादी चाहिए हमको अलग तरीके से। भाई आप भारत में रह के आजाद तो है ही है, फिर भारत से आजादी की बात नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि भारत में आजाद होने का अधिकार आपके पास नहीं है, यानी कि राज्यों के पास नहीं है। अमेरिका में वो राज्यों के पास है, राज्य चाहें तो उस समझौते से अलग हो सकते हैं, क्योंकि समझौता बनाया ही राज्यों ने है। समझ आई अब अंतर दोनों में? तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनकी रचना किसने कर दी? केंद्र की तरफ से रचना कर दी गई। किसकी? यहाँ पे जो मेन शक्तियों का बंटवारा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना, यहाँ पे जो अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दरअसल किस आधार पे है? ये दरअसल आधार पे है प्रशासनिक और शासनिक सुविधा की दृष्टि से। प्रशासन व शासन सुचारू रूप से चल सके, ठीक है, उसके हिसाब से है। इसलिए आप देखते हो कि कई बारी हम देखते हैं कि बड़े राज्यों को छोटा भी किया गया। जैसे आप पूरा इतिहास देखेंगे भारतीय राज्यों का, तो आप देखेंगे कि भाई जैसे पंजाब हरियाणा पहले एक में थे, अलग अलग कर दिए गए। जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य था, उत्तर प्रदेश के अंदर आता था, लेकिन उत्तराखंड की जो विशेष परिस्थितियां थी, पहाड़ी इलाका था, दूर दराज के इलाका था, रिमोट एरियाज थे, उनका प्रशासन पूरे उत्तर प्रदेश का लखनऊ से संचालित करना मुश्किल था, बड़ा राज्य हो रहा था, तो उसको अलग कर दिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बन गया, दो राज्य बन गए, मतलब मध्य प्रदेश के हिस्से से। वैसे ही बिहार से झारखंड बना दिया गया। तो ये सब जो हम देख रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है? वो आपको यहाँ पे एक और आर्टिकल का रेफरेंस फैक्चुअल में रख लेना है, लिस्ट में डाल देना है आपके, आर्टिकल 3 का। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 जो है वो राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन आदि का अधिकार भारतीय संसद को देती है। तो जो भारत की संसद है, यानी केंद्र स्तर पे जो संसद है, ये संसद क्या करती है? ये संसद जो है आर्टिकल 3 के तहत राज्यों का नाम बदल सकती है, राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, एक राज्य को तोड़ के दो राज्य बना सकती है, दो राज्यों को जोड़कर एक राज्य बना सकती है। आई बात समझ में? इसमें राज्य की विधानसभा से उसकी राय मांगी जा सकती है, लेकिन उस राय को मानने के लिए भारतीय संसद बाध्य नहीं होती है। आई बात समझ में? तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा मजबूत कौन हो रहा है? केंद्र हो रहा है। राज्य की मर्जी पे नहीं छोड़ा जा रहा। राज्य कहेगा कि नहीं भाई हमारा नाम उत्तराखंड मत करो, उत्तरांचल ही रहने दो, लेकिन संसद कहती कि नहीं हम उत्तराखंड करेंगे, तो कर सकती है संसद। कई बार राज्य खुद ही मांग कर लेते हैं कि भाई ऐसा कर दो, तो कानून तो संसद ही बनाती है। लेकिन तो राज्यों की कहने पे कानून बनाएगी संसद या अपने आप से कानून बनाएगी संसद? चलेगा किसका कानून? चलेगा संसद का ही। तो केंद्र मजबूत है ज्यादा। भारत की व्यवस्था इसी के अंतर्गत आती है। इसीलिए जब आप फैक्ट्स याद करते हो ना, शुरू में जब पढ़ना शुरू करता है बच्चा, तो सबसे पहले क्या करता है? भाई कोई लेता है और संविधान के अनुच्छेद रटना शुरू करता है। सबसे पहले तो यही पढ़ता है कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज कहां से ली गई है, बोरो कहां से किया हमने, कौन सी चीज हम कहां से इंस्पायर हुए, कहां से प्रेरित हुए। तो जो भारतीय संघ है वो अमेरिका से प्रेरित दिखाई देता है या कहीं और से? तो आपका उत्तर आता है तुरंत, क्या? नहीं सर, कनाडा से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है भाई?
कन्नडा से, कहाँ से है? कनाडा से। है ना? तो कनाडा से प्रेरित है। इसीलिए हमारी जो व्यवस्था है वो कनाडा से ज्यादा प्रभावित है। हम जो है ऑस्ट्रेलिया जैसी या अमेरिका जैसी या स्विट्जरलैंड जैसी व्यवस्था से उतना प्रभावित नहीं है, लेकिन है दोनों जगह संघ। ये अमेरिका वाला भी संघ कहलाएगा, ये भी संघ कहलाएगा। वहां के संघ में यहाँ के संघ में थोड़ी सी क्या है, अंतर है। वहां का संघ जो है वो राज्यों को ज्यादा अधिकार दे रहा है, राज्य वहां पे ज्यादा सशक्त हैं, ज्यादा मजबूत हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केंद्र ओरिएंटेशन ज्यादा है, यानी कि केंद्रीय उन्मुखता ज्यादा है, उसके साथ साथ राज्य है। और राज्यों के गठन का मुख्य आधार यहाँ पे क्या है कि सुचारू रूप से शासन प्रशासन और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके उस क्षेत्र का, ये यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है। कोई दिक्कत समझने में? अब भारतीय संघवाद और इसकी विशेषताएं। अब भारत को हम कह तो रहे हैं कि संघ है भाई, कनाडा से प्रेरित है, लेकिन है तो संघ ही। तो कनाडा से भी प्रेरित है तो भी संघ के कुछ लक्षण तो होने चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो भारतीय व्यवस्था को या भारत के राज्य को क्या बनाती हैं? एक तरीके से अगर हम देखें, संघ बनाती हैं, है ना? तो इसको देखिए थोड़ा सा। ठीक, अब हम देखते हैं भारतीय संघवाद और इसकी विशेषताएं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि भारतीय जो संघवाद है वो कनाडा से ज्यादा प्रेरित है, और कनाडा से प्रेरित है तो हम जब इसको समझेंगे अभी इस विषय को, तो हमें एक चीज और ध्यान में रखते चलना है साथ ही साथ कि भाई अमेरिका वाली जो व्यवस्था थी उसको हमने क्यों नहीं लिया, या कौन से वो बिंदु हैं, कौन से वो तत्व हैं जो कि भारत की व्यवस्था को और अमेरिका की व्यवस्था को अलग अलग करते हैं। तो हम थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से भी पढ़ते चलेंगे। यूएसए की जो व्यवस्था है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्था है, उससे भारत किस प्रकार से भिन्न है, इसकी भी बात हम लोग इसमें समझेंगे। तो भारतीय संघवाद की अगर हम बात करते हैं, देखिए, तो सबसे पहली बात कि भारत एक संघ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का विभाजन है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि यहाँ पे क्या है, शक्तियां बांटी गई हैं। किसमें बांटी गई हैं? ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया ना, या नहीं किया? हमने पहले ही डिस्कस किया। शक्तियों का क्या है, विभाजन है। शक्तियों का विभाजन कहाँ दिख रहा है, फैक्चुअल एविडेंस कहाँ मिलेगा इसका हमें? तो शेड्यूल 7 में मिलेगा। अगर हम बात करेंगे शेड्यूल की, तो शेड्यूल 7 यानी अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में हमें दिखेगा यूनियन लिस्ट यानी केंद्र सूची या संघ सूची, स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। और कितने कितने विषय हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, वो कम ज्यादा हो सकते हैं एक आध, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप उसको अपडेटेड रखोगे, जब आपकी परीक्षा होगी तो अपडेट करके जाना है ना? हालांकि अभी ऐसे कोई चेंजेस ज्यादा हुए नहीं है 1976 के बाद से। ठीक, इन पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र की विधायिका यानी संसद कानून बनाएगी। इन पे कानून कौन बनाएगा? इन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया 61 सब्जेक्ट हैं, यहाँ 99 सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 52 सब्जेक्ट्स हैं, 52 विषय हैं। तो ये जो 52 विषय हैं अगर आप देखेंगे, ठीक, ये जो 52 विषय हैं अगर हम बात करेंगे, तो इन 52 विषयों के ऊपर जो कानून है ये बनाएगा कौन? केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होगा तो उस हिस्से तक जहां तक टकराव है केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का कानून नहीं माना जाएगा, निरस्त माना जाएगा। ठीक, तो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है हमारे संघवाद का, भारतीय संघ का, यानी जो बताता है कि भारत एक संघ है। आई बात समझ में? और ये क्या सिर्फ दो स्तरों पर है? क्या क्या केंद्र और राज्य के स्तर पे ही ये बंटवारा खाली दिया गया है? क्या केंद्र और राज्य के स्तर पर ही ये चीजें हैं, या ये राज्य के नीचे जो स्थानीय सरकारें हैं, जो स्थानीय स्वशासन है? आप जानते हो कि 1993 से जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया, उनको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो जो स्थानीय शासन है, लोकल गवर्नमेंट जो है, उसके स्तर पे भी है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में एक नहीं बल्कि दो स्तरों पर, तीन स्तरों पर शक्तियों का बंटवारा है ना? तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा है, और राज्य की जो शक्तियां हैं, राज्य ने कुछ शक्तियां स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय सरकारों को भी दे रखी हैं। ठीक, तो बहुस्तरीय संघवाद भारत में हमें देखने को मिल सकता है। हम ऐसा कह सकते हैं भारत में जो संघवाद है वो कैसा है? बहुस्तरीय संघवाद है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में पूरी तरह से यूनियनिज्म है। ठीक, अब आप कहोगे कि सर ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ कि जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी कौन बात करेगा? तो हम ही करेंगे, और कौन करेगा? ठीक,
तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं, देखिए, दो यूनियन टेरिटरीज को छोड़ दीजिए, एक कौन सी, जो आप जानते हो अभी चर्चा में भी है, दिल्ली। इसी मुद्दे पे चर्चा में है। दिल्ली में आप जानते हो कि एक ऑर्डिनेंस है जिसके द्वारा जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार फिलहाल कार्य कर रही है, उसका ये कहना है कि जो शासन प्रशासन के दैनंदिन कार्य होते हैं, रूटीन वर्क होते हैं, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आप जानते ही हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या गवर्नर हो, मैंने पहले ही डिस्कस किया, जो आर्टिकल्स का मैं आपको ब्यौरा दे रहा था कि क्या क्या फैक्ट्स यहाँ पे हमें जोड़ने हैं। तो चूंकि दिल्ली की सरकार का ये कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे रोज रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप करते हैं, विकास की योजनाएं प्रभावित होती हैं, हम नए स्कूल नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, नियुक्तियां नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते अधिकारियों का। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया किसके पक्ष में? दिल्ली सरकार के पक्ष में, कि भाई चुनी हुई सरकार है, जनता ने चुना है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व इनका बनता है, इसलिए ये अधिकार इनके पास होने चाहिए। ठीक। उसके बाद पता चला कि एक अध्यादेश पारित कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, और उस अध्यादेश के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको उलट दिया गया, यानी वापस पुनः पहले जैसी स्थिति लागू हो गई। अब उस चीज को लेके आपने देखा होगा हाल के दिनों में कि भाई जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबसे मिल रहे थे, उन सबसे बातचीत कर रहे हैं, उन सबसे कह रहे हैं कि भाई आप हमें राज्यसभा में समर्थन करिएगा जब ये अध्यादेश कानून बनने के लिए आएगा। आप जानते हो कि कोई भी ऑर्डिनेंस, कोई भी अध्यादेश तब पारित किया जाएगा जबकि संसद सत्र में नहीं होगी, और जब वो पारित किया जाएगा तब से लेके अगली जो संसद बैठेगी, सत्र में सेशन शुरू होगा अगले संसद का, उसमें उसको कानून बनाना पड़ेगा, अधिनियम के रूप में पारित करवाना पड़ेगा, तभी वो आगे लागू होगा, नहीं तो वो आगे लागू नहीं होगा, स्वतः निरस्त हो जाएगा। तो अब जब संसद सत्र में आएगी तो इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए संसद में इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। लोकसभा में आप जानते हो कि सरकार का बहुमत है, सरकार की जो पार्टी है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, या उसके जो गठबंधन के दल है, घटक हैं, उनका बहुमत है लोकसभा में, तो लोकसभा में तो पारित हो जाएगी। राज्यसभा में बहुमत की संख्या नहीं है उनके पास, इसीलिए ये क्या लामबंदी कर रहे हैं कि भाई राज्यसभा में जब वो कानून आएगा तो हम इसको गिरा देंगे, इसको हम पारित नहीं होने देंगे। क्लियर हुई बात? सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं वो इस चीज को लेके, जब सुप्रीम कोर्ट खुला है। तो अब ये भी आप देखो तो कितना तात्कालिक विषय है, बहुत ही करंट का विषय है, और इस पर भी प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है 2023 की मुख्य परीक्षा में। लेकिन जब भी इस पे प्रश्न पूछा जाएगा तो रेफरेंस आपको संघवाद का लेना पड़ेगा, रेफरेंस आपको सरकारी आयोग का लेना पड़ेगा, रेफरेंस आपको कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध हैं, जो प्रशासनिक संबंध हैं, उनका लेकर ही आंसर देना पड़ेगा। तो उसकी समझ अच्छी बन जाएगी। किया गया, विधिवत किया गया, कहाँ किया गया? संविधान के अंदर ही किया गया। कोई ऐसा भी बंटवारा नहीं हुआ कि भाई छुपा के किया गया हो। संविधान के अंदर अनुसूची 7 व्यवस्थित रूप से दी गई, उसके अंदर ये बंटवारा किया गया है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी जो विशेषता है संघवाद होने की, वो सबसे जो बात है कि जो संविधान है हमारा, वो खुद अपने आप में इस चीज की पुष्टि करता है कि भारत एक क्या है? संघ है। कैसे करता है? एक, कि भाई इसका लिखित संविधान है, मनमर्जी नहीं चलेगी, व्याख्या के ऊपर निर्भर नहीं होगा, परंपराएं नहीं तय करेंगी, लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक। अमेरिका में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप जानते हो, ब्रिटेन में नहीं है। तो इसीलिए अमेरिका भी क्या हो गया? संघवादी देश हो गया। हालांकि वहां के संघ में और भारत के संघ में अंतर है, मैंने पहले ही बताया, भारत का संघ जो है वो केंद्र उन्मुख है, वहां का जो संघ है वो राज्य उन्मुख है, क्योंकि राज्य ज्यादा शक्तिशाली है वहां। ठीक। तो राज्यों ने मिलकर केंद्र का निर्माण किया है, गठन किया है। यहाँ पे केंद्र ने राज्य बनाए हैं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, ये अंतर है। लेकिन लिखित संविधान होना अपने आप में इस बात की गारंटी होती है कि आपकी व्यवस्था एकात्मक नहीं है, संघवादी, और संविधान के अंदर शक्तियों का बंटवारा भी है, शक्ति विभाजन भी है। ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली। इसके अतिरिक्त संविधान की सर्वोच्चता भी तो है, या नहीं है? भाई हमने जैसे अभी चर्चा की केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे की, 1973 में जो फैसला आया, या मिनर्वा मिल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ये सारे जो मुकदमे हैं ये साबित करते हैं कि जो भारतीय संविधान है वही सर्वोच्च है। यानी भारत में जितने भी दूसरे कानून हैं पहले से या जो बनेंगे, वो भारतीय संविधान के दायरे में ही रहेंगे। ये सुप्रीम लॉ है, ये अल्टीमेट लॉ है, ये एपेक्स लॉ है। यानी कि विधान की दृष्टि से अगर हम देखेंगे
तो ये जो विधान है, ये जो कानून है, ये कानून कैसा कानून है भाई? सर्वोच्च है। दूसरे कानून जब भी होंगे इसके अंदर ही बनेंगे, इसकी आत्मा के खिलाफ नहीं जा सकते, इसकी मूल भावना को प्रभावित नहीं कर सकते। इसी से निकलता है कंसेप्ट किसका? संविधान के मूल ढांचे का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और ये कहा जाता है कि जैसे समाजवाद है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता है, संप्रभुता है, ये सब क्या है? ये सब जो है भारतीय संविधान के मूल ढांचे के हिस्से हैं, अंग हैं, और इनका उल्लंघन कोई भी दूसरा कानून या कानून का कोई प्रावधान नहीं कर सकता। ठीक, संविधान संशोधन के माध्यम से भी जो संविधान में संशोधन किए जाएंगे वो संविधान के मूल ढांचे की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। उस संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया जाएगा जो कि मूल ढांचे को प्रभावित करेगा। और इसी के लिए अगली बात हम करेंगे जो क्या है हमारी बात है वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या पुनर्निरीक्षण की शक्ति। ये न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ना, ये खुद भी मूल ढांचे का अंग है। इस पर भी सवाल उठे हैं और ये खुद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से साबित किया है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन खुद में अपने आप में क्या है? मूल ढांचे का अंग है। इसके अलावा जैसे राज्य की जो अलग अलग इकाइयां होती हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनके बीच में भी बंटवारा है शक्तियों का कि भाई कोई एक दूसरे के कार्य में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे, संतुलन प्रति संतुलन स्थापित रहे। तो वो सारी चीजें तो है ही हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये भी भारत को एक संघवादी देश बनाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सभी कानूनों को, ऐसे सभी कानूनी प्रावधानों को इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स यानी संवैधानिक संशोधन के जो अधिनियम हैं, 368 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत जो कानूनी संविधान के अंदर जो संशोधन किए जा रहे हैं अलग अलग समय पे, उनकी भी समीक्षा, उनका भी पुनरावलोकन, उनका भी पुनर्निरीक्षण न्यायालय कर सकता है। और अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो चीजें संविधान की मूल भावना के विपरीत जा रही हैं तो उनको वो अवॉइड कर सकता है, उनको वो निरस्त कर सकता है। ठीक, लेकिन ये सारी चीजें 1973 के मुकदमे के बाद जो कानून होंगे, बनेंगे या जो बदलाव होंगे उस पर लागू होंगी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंसेप्ट जो है मूल ढांचे का तभी आया है। और क्या बातें हैं जो इसको कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्या बनाती हैं? सॉरी, संघ बनाती हैं भारत को, है ना। एक हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका की बात। स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रावधान है। ये कैसे सुनिश्चित होता है? देखो, पहली बात समझो, अगर सोचो कि न्यायपालिका स्वतंत्र ना हो तो बड़ा आसान है न्यायपालिका को केंद्र सरकार के द्वारा प्रभावित कर लेना। इसीलिए जजेस की जो नियुक्ति होती है, देखो कॉलेजियम के द्वारा होती है, और उस पर लगातार बातचीत चल रही है कई सालों से कि क्या वो सही व्यवस्था है या नहीं। सरकार का पक्ष तो ये होता है कि भाई सरकार तय करेगी कि कौन जज होगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का पक्ष होता है कि नहीं, सरकार कैसे तय करेगी, सरकार जैसे ही तय करेगी कहीं ना कहीं हमारी जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाएगी, भाई हम डिपेंड हो जाएंगे और हम बायस्ड डिसीजन देने लग जाएंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी कि न्यायालय की जो व्यवस्था हमारी है, अगर वही कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी तो बचा क्या, है ना। दो ही चीजें तो कही जाती ना, एक तो मीडिया जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है, और एक न्यायपालिका जो कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए बने हैं, जो लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने हैं। अब मीडिया की स्थिति तो आपको पता ही है ना। लेकिन न्यायपालिका की स्थिति अभी भी बरकरार है, क्योंकि आम आदमी जो सबसे निचले तबके का आदमी है उसकी आंखों में चमक आती है जब बात आती है किसकी? कोर्ट की, क्योंकि उसका विश्वास कहीं से भी डगमगा सकता है, डगमगा चुका है, लेकिन अभी भी न्यायालय में कहीं ना कहीं उसका विश्वास रहता है। कहीं भी किसी भी गांव में, कहीं भी किसी भी सड़क पे, कहीं भी किसी भी खेत में कोई भी बात होती है तो आदमी अगला दूसरे को क्या कह रहा होता है? चलो तुमको कोर्ट में देख लेंगे, कोर्ट में देख लेंगे। यानी उसकी आस्था न्यायालय में तो है ही,
और वो क्यों है? क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका जिस दिन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो वो गरीब आदमी, वो आम आदमी बेचारा जाएगा कहाँ, बचेगा क्या उसके पास? ले देखिए, विश्वास के सहारे ही तो अपना जीवन यापन कर रहा है, नहीं? जैसे प्रभु की आस्था है वैसे न्यायपालिका की आस्था है आम आदमी के लिए, राजनीतिक रूप से अगर हम देखें या कानूनी रूप से देखें तो, है ना? तो इसीलिए ये माना जाता है कि भाई देर सबेर न्याय हमें मिलेगा, ठीक है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था, और इसके लिए आप जानते हो कि जो न्यायपालिका की नियुक्ति है उसकी बात कर लीजिए, न्यायपालिका के जो खर्चे हैं ये सारे चार्ज्ड एक्सपेंडिचर के तौर पे आते हैं। यानी कि इसको सरकार वोट से तय नहीं करती कि न्यायालय का कितना वेतन होगा, क्या सेवा शर्तें होंगी, क्या होगा। ये संविधान के अंदर जो प्रावधान हैं उनके तहत होता है, और इसको स्वीकृति ऑटोमेटिक मिलती है, क्योंकि कई सारे खर्चे हैं ऐसे वाले जो कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, भारित व्यय माने जाते हैं भारत की राजकोष के ऊपर या भारत की संचित निधि के ऊपर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दो खर्चे निकलते हैं। एक खर्चे जिनके लिए हमें संसद की अनुमति, स्वीकृति चाहिए, यानी जिसपे वोटिंग होगी, संसद अप्रूव करेगी तो खर्चा होगा, नहीं करेगी तो नहीं होगा। कटौती भी की जा सकती है उसमें, कट मोशन भी लाया जा सकता है, अलग अलग प्रकार का, है ना? आप जानते ही हो, बजट पढ़ेंगे हम लोग तब डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक? बजट संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ते समय अनुच्छेद 108, 109, 110, 117 तक। लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि जो न्यायपालिका की खर्चे हैं, सीएजी के खर्चे हैं, इन सबको स्वतंत्र रखना है, इसीलिए इनके खर्चे भारित व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ बातें आपको देखने को मिल रही हैं जो कि भारत को क्या बना रही हैं, संघवादी व्यवस्था के रूप में स्थापित कर रही हैं। और एक तरफ संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो भी नोट कर लीजिए। भारत में जो संविधान का संशोधन है वो ना तो बहुत जटिल है ना बहुत ही आसान भी है ना? कई सारी चीजें जो बहुत सामान्य हैं उनको तो संशोधन सामान्य तरीके से किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं उनको संशोधन करने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं कि भाई कम से कम इतने लोगों की उसमें प्रपोजल पे, प्रस्ताव पे स्वीकृति पहले से होनी चाहिए, फिर उसको 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है हमारा, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं संघवाद को स्थापित करता है, क्योंकि मन मर्जी नहीं चलेगी, संविधान में भी बदलाव करना होगा तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से उसको पारित करवाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेंडमेंट को, फिर ही वो लागू होगा। आई बात समझ में? तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस की जो कि हमारी भारतीय संघवाद की स्थिति को स्पष्ट करती हैं। अंतर कहाँ है अमेरिका से? जैसे मैंने बताया, तो देखो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है, ठीक? समझो, जैसे अगर हम कहें भारत की स्थिति में, भारत के संघवाद में और अमेरिका के संघवाद में क्या अंतर है भाई, हम एग्जांपल लेके समझ लें। तो भारत की स्थिति में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर में जरूर दो नागरिकता होती थी, लेकिन वो अब नहीं है स्थिति ऐसी, ठीक? तो भारत में एक ही नागरिक है, मतलब हम और आप जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि हम बिहार के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं, हम यूपी के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं, हम महाराष्ट्र के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं, ऐसा नहीं है। हम सबके पास एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। क्लियर हुई बात? जबकि अमेरिका में क्या होता है, व्यक्ति पहले राज्य का नागरिक होता है, अपने स्टेट का सिटीजन होता है, और फिर वो यूएसए का भी सिटीजन होता है, राज्य का भी नागरिक होता है, और फिर वो क्या होता है, यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका भी नागरिक होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, दोहरी नागरिकता है उसके पास, डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आई बात समझ में? एक तो अंतर यही दिख रहा है आपको साफ साफ, दोहरी नागरिकता है। दूसरी बात क्या है कि हमारी जो व्यवस्था है थोड़ी सी लचीली है। हमारी जो व्यवस्था है संघवाद की वो कैसी है? लचीली है, लोचशीलता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि केंद्र की तरफ उन्मुखता भी है। जहां जहां हमें लग रहा है कि केंद्र जरूरी है वहां पे हमने केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दी हैं, ठीक है? जैसे कि जो मैंने बताया कि महत्वपूर्ण विषय हैं, रक्षा हो गया, संचार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया है, केंद्र ही बना सकता है। दूसरी तरफ आप सूची देख लीजिए, एक तरफ 100 के आसपास सब्जेक्ट हैं केंद्र सूची में, संघ सूची में। राज्य की सूची में कितने विषय हैं भाई? सिर्फ और सिर्फ 61। और जो समवर्ती सूची है जहां 52 विषय हैं, वहां पे भी आपको समझ आ गया कि कानून तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन लागू किसका होगा अगर विरोध हो गया दोनों में? तो
केंद्र का। तो केंद्र की उन्मुखता ज्यादा है, केंद्र को हमने क्या किया है, ज्यादा पावर दिए हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में स्थिति दूसरी है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो राज्य हैं ये अधिक शक्तिशाली हैं, राज्य जो है वो अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि इन्होंने केंद्र का निर्माण किया है, यूएसए का निर्माण किया है ना। और इसीलिए राज्य वहां पे जब चाहेगा तब उस विलय से बाहर भी हो जाएगा, वो जब चाहेगा तब अपने आप को अलग भी कर सकता है। जबकि हमारे यहाँ कोई राज्य चाहे कि मैं भारत से अलग हो जाऊंगा तो उसका हश्र अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भारत में एकता और अखंडता सुनिश्चित की गई है। और अखंडता जो है, जो कि आप जानते हो, 3 शब्द भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किए गए प्रस्तावना में कौन कौन से थे, वो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और साथ ही साथ अखंडता। ये तीनों ही बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, संविधान की मूल ढांचे का अंग हैं। आई बात समझ में? तो अखंडता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, और केंद्र अखंडता सुनिश्चित करेगा, भारत को इंटीग्रेट बना के रखेगा, इंटीग्रिटी को इंश्योर करेगा, सिक्योर करेगा। इसलिए कोई भी राज्य जब मर्जी चाहेगा छटक के अलग हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि ऐसा तो पड़ोसी मुल्क चाहते ही हैं, है ना। लेकिन उनके चाहने से कैसे होगा, जब तक आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, देश प्रेमी और राष्ट्रवादी सोच वाले लोग रहेंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, है ना। तो अपेक्षाओं पे खरा उतरना है आप लोगों को सिलेक्शन के बाद भी। आई बात समझ में? तो ये अंतर आपको समझ आ रहा है यहाँ पे अमेरिका और इसमें, या नहीं आ रहा, बताओ जल्दी से, आ रहा है? तो इसीलिए हमने कहा कि भाई अलग अलग तरह की संघवाद हो सकते हैं। हमारा जो संघवाद है वो थोड़ा सा भिन्न है अमेरिका की स्थिति की तुलना में, क्योंकि अमेरिका की स्थिति अलग है, हमारी स्थिति अलग है भाई। हमारे यहाँ तमाम ऐसे कारक हैं जो कि कभी भी आंतरिक विद्रोह पैदा करने के लिए मतलब उकसाए जा सकते हैं। तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि बहुसांस्कृतिक देश है, बहुभाषाई देश है ना। अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग खान पान के लोग, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग, इवन आप देखो कि जो हमारी एक तरीके से प्रजातियां हैं, वंश है, वो भी अलग अलग है भाई। कद काठी भी अलग अलग है पूरे देश की। अगर हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से 2-3 आदमी उठा के लिए जाएं और किसी अनभिज्ञ आदमी से पूछा जाए तो शायद माने भी ना कि एक देश के लोग हैं ये, इतनी विभिन्नता है हमारे में। तो इसलिए यहाँ पे केंद्र की उन्मुखता को जरूरी स्थान मिला है। क्लियर है ये बात आपको सबको? ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमें जो करना है वो क्या रह गया, हमारे 2-3 सेगमेंट्स और रह गए इसके, है ना। एक रह गया एकात्मकता और संघात्मकता में अंतर, काफी कुछ हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। कुछ ब्रीफ इसका एनालिसिस हम कर लेंगे, दिखा देता हूं आपको। मैंने इसमें कुछ चीजें आपको यहाँ पे इस तरीके से रहेंगी, इसको हम कंपेरेटिवली पढ़ लेंगे। ये सारे नोट्स आपको शेयर हो जाएंगे, आप चिंता मत करिएगा, है ना। आपको समझते चलना है, जो पीडीएफ नोट्स होंगे आपको मिल जाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको फोकस करना है डिस्कशंस पे। तो ये एक टॉपिक हमें देख लेना है। हालांकि डिस्कस हमने लगभग सारी बातों पे कर लिया है, तो चीजें सिर्फ रिवीजन के लिए बच गई हैं आपके पास, कि भाई संघीय व्यवस्था में और जो हमारी एकात्मक व्यवस्था है इसमें अंतर क्या है, ये चीज यहाँ से समझ में आ जाएगी। ठीक। इसके अलावे क्या चीज रह गई, देखो, इसके अलावे रह गई हमारे पास पढ़ने को बात, वो क्या कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है इसमें कौन कौन से एकात्मक तत्व हैं, ये भी लगभग हमने डिस्कस कर लिया है। तो भारत की संघीय व्यवस्था में जो एकात्मक पहलू हैं, जो भारत की संघ को एकात्मकता उन्मुखी बनाते हैं, यूनियन सेंट्रिक बनाते हैं, वो क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, इसी में बात आ जाएगी हमारी तमाम चीजों की। जैसे कि एक तो एकल नागरिकता है, दूसरी तरफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत न्यायपालिका, हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि केंद्र स्तर पे है। ये भी भारत को केंद्र उन्मुखी बनाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो अनुच्छेद 312 में हमने शुरू में डिस्कस किया, ऑल इंडिया सर्विसेज अपॉइंट कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति की मुहर से वो अपॉइंट होते हैं। उसको पद से हटाने का अधिकार किसको है, केंद्र को है। राज्य सिर्फ स्थानांतरण कर सकता है, जबकि वो सेवाएं कहाँ दे रहे हैं, राज्यों में। तो कहीं ना कहीं इमरजेंसीज में, आपात की स्थिति में वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे होते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं केंद्र की शक्तियों को महत्वपूर्ण बनाता है, केंद्र को ज्यादा शक्तियां देता है, जो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग की बात हमने की, अनुच्छेद 324। ये तमाम सारी चीजें जो है भारत में एकात्मक लक्षणों को प्रतिबिंबित करती हैं। इवन आर्थिक अधिकार जो हैं, जो वित्तीय अधिकार हैं, वो केंद्र के पास ज्यादा है। जैसे जीएसटी वगैरह आप जानते ही हो, लगातार विवाद रहता है इस पे। राज्य आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र ने हमारे जीएसटी का हिस्सा अभी तक हमको नहीं दिया। यानी कि
उसमें हिस्सा तो दोनों का है, केंद्र का भी है। आप 18% जीएसटी अगर देते हो तो आप 9% सेंट्रल जीएसटी देते हो और 9% स्टेट जीएसटी देते हो, लेकिन वो वसूल कौन रहा है? केंद्र स्तर की एजेंसी। बाद में उसको बंटवारा किया जाता है राज्यों में, वित्त आयोग की अनुशंसाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें कई बार देर सवेर हो जाता है, कई बार पक्षपात हो जाता है, तो उसको लेके भी विरोध होते हैं तमाम जगहों से। ठीक, तो हम देखेंगे कि वित्तीय शक्तियां केंद्र के पास अधिक हैं, राज्य के पास कम है। राज्य अपने वित्तीय अधिकारों के लिए, वित्तीय स्रोतों के लिए केंद्र पर निर्भर सा दिखाई देता है, वो भी एक एकात्मक तत्व है। इसके अलावे हम आपात उपबंध देखते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो, चाहे वो संवैधानिक आपातकाल हो 356 में, चाहे वित्तीय आपातकाल हो 360 में, जो अभी तक लगा नहीं है कभी। तो वहां पे भी केंद्र को महत्वपूर्ण स्थान मिल जाता है। ऐसे किसी भी आपात की स्थिति में पूरा व्यवस्था जो होता है वो केंद्र के हाथ में आ जाता है। राज्य की जो सरकार होती है वो बर्खास्त हो जाती है या एक तरीके से अक्रियाशील हो जाती है ना। तो तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो कि भारत को क्या बनाएंगे? एकात्मक बनाएंगे। इसके अलावे सीएजी की बात की हमने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, वो भी यही काम कर रहा है, क्योंकि वो है तो केंद्र स्तर पे, लेकिन वो लेखा जोखा का जो ऑडिट है, जो निरीक्षण है, जो उसका अंकेक्षण है, वो दोनों स्तर पे कर रहा है, राज्य का भी कर रहा है, केंद्र का भी कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी लॉ एजेंसीज हैं, जैसे ईडी है, सीबीआई है, ये जो है केंद्र के स्तर पे होती है, इनका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत पे होता है, वो भी केंद्र उन्मुखता है। अब इसी आधार पे हम भारत के संघवाद की क्या कर लेंगे? समीक्षा कर लेंगे, यानी कि लोगों के द्वारा भारत के संघवाद को क्या क्या कहा गया। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन का स्टेटमेंट मैंने बताया आपको कि भारत का संघ जो है दरअसल क्या है, एक सहकारी संघवाद है। भारत ने सहकारी संघवाद को स्वीकार किया है। अंबेडकर साहब कहते हैं, भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं कि भारत का जो संघ है उसमें संघीय और एकात्मक दोनों ही पहलू शामिल हैं, दोनों के लक्षण हैं। केसी वेयर कहते हैं कि भारत एक अर्ध संघीय गणराज्य है, यानी कि क्वासी फेडरल कंट्री है। इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है, अर्ध संघीय है। क्यों? क्योंकि यही सारे तत्व है भाई, संघ है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, 100% नहीं है, केंद्र उन्मुखता भी है। ठीक है, के संथानम का स्टेटमेंट आएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स के आधार पे हम इसकी समीक्षा समझ लेंगे, तो हमारा ये पूरा टॉपिक हो जाएगा फिनिश। तो आधे घंटे की चर्चा इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, सिर्फ इसको ब्रशअप करने के लिए। उससे आपका कनेक्ट भी बन जाएगा, दोबारा आपका ये रिवाइज भी हो जाएगा। आपको इसको पढ़ के आना है डिटेल में, और जो पढ़ा आपने इस पे कोई भी प्रश्न रहता है उसको नोट कर लेना है, अगली कक्षा में पूछेंगे आप लोग। और साथ ही साथ जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी लिस्ट बनाइए, जाके देख के उनको लिखिए, उत्तर लेखन का अभ्यास शुरू कीजिए, साथ के साथ कीजिए, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगली कक्षा में इसके आगे के विषय के साथ। बहुत बहुत नमस्कार।